2025. I hope you all are doing great. Now let's begin with chapter 2, that is strategy analysis, external environment. But again, before we begin, please take out your pen, notebook so that you can keep on writing down the key points while listening, watching, and understanding the concepts. The student's second chapter deals with strategy analysis, external environment. Now, let me just give you a gist of the entire chapter. So the chapter basically deals with strategic analysis. Now, you all know that basic purpose of strategic management is to gain competitive advantage, to earn superior rate of returns, profitability increase करनी है, competitor से आगे निकलना है, long term में survive करना है, right? So for all that, company को क्या करना है, एक अच्छी strategy बनानी है. That you already know. But एक अच्छी strategy select करने के लिए, एक अच्छी strategy formulate करने के लिए, पहले companies को क्या करना पड़ेगा, strategy analysis. So ये जो strategy analysis होता है, ये दो तरह का होता है, external environment and internal environmental analysis. So in this particular chapter, our focus is just going to be on the external environmental analysis, not internal environment. इंटरनल एनवायरमेंट से हम डील करेंगे इन द थर्ड चैप्टर. सो यहाँ पर बेसिकली हमें ये समझना है कि कैसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करता है. एक्सटर्नल एनवायरमेंट में अगर कोई चेंज होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट की चाहे वो माइक्रो फैक्टर्स हैं, मैक्रो फैक्टर्स हैं, बी द कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह की कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, कितनी सिमिलर कंपनीज हैं, किस तरह के टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स एक इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हिच आपका बिजनेस इंपैक्ट होगा. सो दिस इंटरेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द स्ट्रेटजीज ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड सो दैट कंपनीज अपने लिए एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी डिवाइस कर पाए इन ऑर्डर टू कम्पीट, इन ऑर्डर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो बस इस पूरे चैप्टर में हमारा फोकस रहने वाला है ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट. आई होप द बेसिक जिस्ट ऑफ द चैप्टर इज क्लियर. सो द फर्स्ट टॉपिक इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है. आई एम श्योर यू ऑल वुड एग्री दैट कंपनीज स्ट्रेटजीज सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशंस, उनकी जजमेंट क्या है, उन्हें क्या लग रहा है कि क्या स्ट्रेटजी सही है, क्या गलत है, आपको एक क्रिएटिव आइडिया आया एंड यू थॉट दैट या दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी. सो क्या सिर्फ इसके बेसिस पर कंपनीज स्ट्रेटजीज डिवाइस करती है? नो, नॉट एट ऑल. सिर्फ इंट्यूशंस और जजमेंट्स के बेसिस पर हम एक स्ट्रेटजी नहीं बना सकते. कैसी स्ट्रेटजी जिस पर कंपनी का पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है. एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको एनवायरमेंट का एक थरो एनालिसिस करना पड़ता है. थरो एनालिसिस मींस प्रॉपर डिटेल्ड रिसर्च ऑन कंपनी एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरमेंट सो दैट हम अपने लिए कुछ अल्टरनेटिव्स, कुछ ऑप्शंस ढूंढ सकें और एक बेस्ट स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर सकें. सो कंपनी को अपनी खुद के इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी एनालाइज करना पड़ेगा और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या हो रहा है जिसका इंपैक्ट कंपनी पर पड़ सकता है, कंपनी की स्ट्रेटजीज पर पड़ सकता है, आपको वो भी देखना पड़ेगा. सो बेसिकली यहाँ पर दो तरह की सिचुएशनल कंसीडरेशंस होती हैं. सिचुएशनल कंसीडरेशन मतलब दो तरह की सिचुएशंस को एनालाइज किया जाता है अंडर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में हम खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखते हैं, स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और वीकनेसेस को रिड्यूस करने की. एक्सटर्नल में हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज को कंपनीज एक्सप्लॉइट करना चाहेंगी, ग्रैब करना चाहेंगी और थ्रेट्स को कंपनीज अवॉइड करना चाहेंगी. सो दैट इज व्हाट इज डन इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स आर एनालाइज्ड. आई होप द कांसेप्ट इज क्लियर. लेट्स गिव अ रीडिंग टू द की पॉइंट्स. सो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज नॉट पॉसिबल बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, जजमेंट्स एंड क्रिएटिविटी. लाइक आई टोल्ड यू, एक थरो एनालिसिस करना पड़ता है एनवायरमेंट का सो दैट आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें और अपने लिए एक सूटेबल स्ट्रेटजी, एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी चूज करें. सो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लानिंग. इट इज बेस्ड अपॉन अ मेथोडिकल अप्रोच, मतलब एक प्रॉपर मेथड फॉलो होता है, प्रोसीजर फॉलो होता है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग डिटेल्ड रिसर्च ऑन द कंपनी एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरमेंट, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके थ्रू कंपनीज रिस्क और अनसर्टेनिटी जो कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में है उसे मैनेज कर पाती हैं, बिकॉज ऑफ व्हिच कंपनीज विल बी एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड दे विल बी एबल टू स्टे अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट सिचुएशनल कंसीडरेशंस लाइक वी डिस्कस्ड, एक इंटरनल एनालिसिस और एक एक्सटर्नल एनालिसिस. सो क्या होता है इंटरनल एनालिसिस, जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को एनालाइज कर रहे हैं. एंड सबसे फेमस, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टेक्निक इज स्वॉट एनालिसिस, मतलब अपनी खुद की कमियों को और स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करने के लिए स्वॉट एनालिसिस का यूज किया जाता है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और एक ऐसा टूल है जिससे ना सिर्फ आप इंटरनल एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को, बट एक्सटर्नल एनवायरमेंट को भी एनालाइज कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को. सो पर्पस क्या होता है इंटरनल एनालिसिस का? टू चेक फैक्टर्स इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमिन हाउ दे वुड अफेक्ट द बिजनेस. कि इंटरनली कंपनीज में क्या चल रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस की एबिलिटी टू कम्पीट को इंपैक्ट कर सकते हैं, उनकी सक्सेस और फेलियर को इंपैक्ट कर सकते हैं. एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल, अब आपका बिजनेस है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो आप क्या चेक करोगे कि इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिफरेंट फोर्सेस कैसे इंपैक्ट कर रही हैं, बिकॉज डिफरेंट फोर्सेस जब इस इंडस्ट्री को इंपैक्ट करेंगी तो आप तो यहीं पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस भी इंपैक्ट होगा, राइट? सो किस तरह का कंपटीशन है, कितने सेलर्स हैं, कितने बायर्स हैं और कितनी कंपनीज हैं, कस्टमर्स क्या चाह रही हैं, किस तरह से लॉज यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, किस तरह से इकोनॉमिक वेरिएबल्स इस इंडस्ट्री पर इंपैक्ट कर सकते हैं. सो वो सब कुछ एनालाइज करना इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस. पर्पस इज टू अंडरस्टैंड दैट वो सारे फैक्टर्स किस तरह से इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को, प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं, व्हिच इन टर्न फर्म्स की परफॉर्मेंस, फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करेगी. नाउ देयर आर टू मेजर लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और ये पार्ट नया ऐड किया गया है अंडर न्यू स्कीम. अदरवाइज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस तो पहले भी था, सो इसको अच्छे से करके जाओगे. क्या लिमिटेशंस है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की? फर्स्ट, दैट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने से हमारे पास काफी इनोवेटिव ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स तो आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता लगता कि हमें कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. इट डजंट टेल व्हिच वन टू सिलेक्ट. और ये जो ऑप्शंस हैं, हमारे पास काफी ऑप्शंस आ सकती हैं, कई बार इतनी ऑप्शंस जनरेट हो सकती हैं जो ओवरलैपिंग है, बार-बार एक ही ऑप्शन आ रही है. कंपनीज कैन गेट कंफ्यूज्ड एट टाइम्स कि कौन सी ऑप्शन को हम चूज करें और हर ऑप्शन को इंप्लीमेंट करना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. सो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है. सेकंड, द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज यहाँ पे आप एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो, इंटरनल ऑल्सो एक्सटर्नल ऑल्सो. सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टेक टाइम. और जब तक कि आप एक अच्छी स्ट्रेटजी अपने लिए ढूंढ पाते हैं, एनवायरमेंट को एनालाइज कर पाते हैं, आपका जो डे टू डे काम है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, उसमें रुकावट आ जाती है. इट कैन हैम्पर द फर्म्स ओवरऑल फंक्शनिंग. नाउ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का ही एक और टॉपिक व्हिच इज इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. अब जब कंपनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रही है तो उन्हें किन इश्यूज को ध्यान में रखना है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट दे नीड टू कंसीडर. सो रिमेंबर थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स: टाइम, बैलेंस, रिस्क. कीप दीस थ्री वर्ड्स इन योर माइंड. सो द फर्स्ट वन इज द इशू रिलेटेड टू टाइम. टाइम से रिलेटेड क्या इशू है? दैट स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रेटजी एक ही दिन में नहीं बन जाती. इट इज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल डिसीजंस टेकन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे टाइम तक आप नंबर ऑफ डिसीजंस लेते हैं, गलतियां होती हैं, एक्सपीरियंस होता है और फिर एक अच्छी स्ट्रेटजी इवॉल्व होती है फ्रॉम एक्सपीरियंस. सो दैट मींस आपको कांस्टेंटली अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करना है, मॉडिफाई करना है और तब जाकर आप अपने लिए अच्छी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर पाते हैं. बिकॉज देखो, एनवायरमेंट में ना बहुत सारी फोर्सेस हैं. कुछ ऐसी फोर्सेस होंगी जो आपके फेवर में है, राइट, जो कि आपको ड्राइव करती हैं, आपकी स्ट्रेटजी को एक पुश देती हैं, और कुछ ऐसी फोर्सेस होंगी जो कि आपकी स्ट्रेटजी को कंस्ट्रेन करेंगी, मतलब रोकेंगी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने से. सो इतना आसान नहीं होता है एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना. आप इन फोर्सेस को कंसीडर करते हो, नंबर ऑफ डिसीजंस लेते हैं, देन अ स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सेकंड इशू इज रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स. अब देखो, जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है तो वो कैसे फॉर्मुलेट करी जाएगी? सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स या सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को एनालाइज करने से स्ट्रेटजी नहीं बनती. देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू. अब इन रियलिटी में एक परफेक्ट बैलेंस नहीं मिलता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते हैं. इतना आसान नहीं होता. वी मे हैव एन अपॉर्चुनिटी इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए मे बी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है,
So what will we do then? So that means अब हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने लिए आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी which will be practically possible for us. So एक परफेक्ट बैलेंस नहीं बना पाएंगे हम, लेकिन हम एक वर्केबल बैलेंस जरूर बना सकते हैं, कीपिंग इन माइंड आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. इंटरनली हम कितने स्ट्रांग हैं, इंटरनली हम कितने वीक हैं, उसके बेसिस पे हम अपने लिए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड देन द थर्ड इशू इज रिलेटेड टू रिस्क. अब यू ऑल नो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट द बिजनेस. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंपनीज कंट्रोल भी नहीं कर सकती. जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कंपनी को रिस्क पोज करेगा. डिफरेंट फैक्टर्स कैन पोज डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क. रिस्क ऑफ वेरिंग डिग्रीज. हो सकता है दैट एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द सोशल फैक्टर्स, इजंट इट? ऑन द अदर हैंड अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, सोसाइटी क्या चाह रही है, वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा देन द टेक्नोलॉजी. सो डिफरेंट फैक्टर्स कैन कॉज रिस्क ऑफ डिफरेंट डिग्रीज टू डिफरेंट कंपनीज. तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर द पोटेंशियल इंबैलेंसेस, मतलब किस तरह का रिस्क हमें हो सकता है, सो दैट हम उस रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस को असेस कर सकें, आइडेंटिफाई कर पाएं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे लिए क्या रिस्क हो सकता है और उस रिस्क का हम पर क्या इंपैक्ट हो सकता है. नाउ प्लीज मेक श्योर दैट यहाँ पर जिस तरीके से ये की पॉइंट्स लिखे हैं आपको ऐसे लिखकर नहीं आना है. यू हैव टू राइट प्रॉपर सेंटेंसेस. यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं. डोंट राइट एसए, यू हैव टू राइट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. मेन पॉइंट तो ऐसा ही रहेगा, बट जब आप एक्सप्लेन करोगे तो उसको एक्सप्लेन आप करोगे इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, राइट? ये सारे कीवर्ड्स कवर होने चाहिए बट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ. जब कंपनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रही है, सो जो हमारा थर्ड इशू है, इशू ऑफ रिस्क, किस तरह का रिस्क हो सकता है. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क एंड इंटरनल रिस्क. एक्सटर्नल रिस्क ऑफ कोर्स किससे रिलेटेड होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फोर्सेस हैं इन द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ व्हिच आप अपनी स्ट्रेटजीज सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. सो देयर इज अ रिस्क ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी, इरेगुलरिटी बिटवीन द स्ट्रेटजीज एंड द फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट. दोनों में मैच नहीं हो रहा है. और इंटरनल रिस्क क्या होगा? रिस्क ड्यू टू फोर्सेस दैट आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं, आपके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रही हैं, आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स, रिसोर्सेज, वीकनेसेस, कैपेबिलिटीज. सो ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्क हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अब ये जो एक्सटर्नल रिस्क है ये शॉर्ट पीरियड में भी हो सकता है और लॉन्ग पीरियड में भी हो सकता है. शॉर्ट पीरियड में क्या रिस्क होगा? दैट मे बी आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप एनवायरनमेंट को करेक्टली एप्टली इंटरप्रेट कर पाते, समझ पाते. तो आपने क्या किया? ढंग से एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया, इंटरप्रेट नहीं किया, बिकॉज ऑफ व्हिच आपने एक गलत स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली. तो क्या रिजल्ट होगा? स्ट्रेटेजिक फेलियर. सिमिलरली लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल रिस्क क्या हो सकता है? एक्सटर्नल रिस्क ये हो सकता है लॉन्ग टर्म में दैट लॉन्ग टर्म में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, नए लॉज. उससे क्या होगा? दैट जो हमारी करंट स्ट्रेटजी है वो ऑब्सोलीट हो सकती है. क्या? देन वी हैव इंटरनल रिस्क. अब ये इंटरनल रिस्क भी शॉर्ट पीरियड में हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है. शॉर्ट पीरियड में इंटरनल रिस्क क्या होगा? आपकी खुद की इंटरनल कैपेसिटी से रिलेटेड. शॉर्ट पीरियड में एक स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जो रिसोर्सेज की जरूरत है, स्ट्रेंथ्स की जरूरत है, हो सकता है शॉर्ट पीरियड में आप वो स्ट्रेंथ्स डेवलप ना करें. तो इन शॉर्ट रन फर्म्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू पुट अप विद द स्ट्रेटेजिक डिमांड्स ड्यू टू इंटरनल इरेगुलरिटी. लॉन्ग टर्म इंटरनल रिस्क क्या होगा? वो भी हमारी इंटरनल कैपेसिटी से ही रिलेटेड है. तो लॉन्ग टर्म में क्या रिस्क हो सकता है कि जो आज हमारी स्ट्रेंथ है, मे बी टुडे करंटली वी आर स्ट्रांग इनफ, फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हैं, हमारी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो जाए वी डोंट नो. लॉन्ग टर्म में जो हमारी इंटरनल कैपेसिटीज हैं उसमें चेंज हो सकता है. तो इन द लॉन्ग रन देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन स्ट्रेटजीज एंड इंटरनल कैपेसिटीज ऑफ द फर्म. फिर वही होगा कि स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जिन इंटरनल कैपेसिटीज की हमें जरूरत है वो अब चेंज हो चुकी हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स हमारी वीकनेसेस में बदल चुकी हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड अगेन अ न्यू टॉपिक दैट हैज बीन एडेड व्हिच इज स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ हाउ स्ट्रेटजी और बिजनेस एनवायरनमेंट आपस में इंटरलिंक है, हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेटजी दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, व्हिच मींस एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, व्हाटएवर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट, वो स्ट्रेटजी को इंपैक्ट करती है. कोई भी चेंज होगा तो मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट को अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज दोबारा से बनाने पड़ेंगे. एक्जिस्टिंग पॉलिसीज में, एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज में, एक्जिस्टिंग गोल्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस, चेंजेस करने पड़ेंगे. और क्योंकि अब आपने अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया है, गोल्स में चेंज किया है, ऑब्जेक्टिव्स में चेंज किया है, पॉलिसीज में चेंज किया है, सो नाउ उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको अपने रिसोर्सेज, इंटरनल कैपेबिलिटीज भी डेवलप करनी पड़ेंगी. सो एनवायरनमेंट और स्ट्रेटजी में एक क्लोज इंटरेक्शन है, दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं. व्हाटएवर हैपेंस आउटसाइड, इंटरनली भी उसी तरीके से चेंजेस होंगे बिकॉज़ दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दैट इज डायनामिक इन नेचर. सो इस डायनामिक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के हमें भी डायनामिक बनना पड़ेगा, हमें भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना पड़ेगा. बिकॉज़ अगर हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करते हैं तो उसका कंपनीज को क्या फायदा होगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट्स? कंपनीज अपने लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों आइडेंटिफाई कर पाएंगी. कंपनीज विल बी एबल टू ग्रो, अगर उन्हें ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, सर्वाइव करना है. सो फॉर दैट उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ही पड़ेगा. ऑल्सो अगर आपको डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना है, ठीक है, कंटिन्यूअसली सीखना है, लर्न करना है, न्यू स्किल्स, न्यू एबिलिटीज डेवलप करनी है, सो फॉर दैट आपको ये तो समझना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है. देन अगर आपको अपनी इमेज बिल्ड करनी है, रेपुटेशन इंक्रीज करनी है इन द मार्केट, सो फॉर दैट यू विल हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर प्रोडक्ट्स, योर स्ट्रेटजीज, योर प्रोसेसेस एज पर द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एंड ऑफ कोर्स द मेजर ऑब्जेक्टिव, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, अगर आपको कंपटीशन को मीट करना है, सो फॉर दैट ऑल्सो आपको राइवल से पहले अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा. सो दैट्स द एंटायर कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. लेट्स गिव अ रीडिंग टू द की पॉइंट्स. सो स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट दे गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है बिकॉज़ दैट विल हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज टू अकॉम्प्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसेस, सिचुएशंस जो किसी ना किसी तरीके से बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, बिजनेस के डिसीजंस को, बिजनेस के प्लान्स को, बिजनेस के ऑपरेशंस को. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं. सो देयर इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट. बिजनेस को क्या करना है, किस तरह के चेंजेस करने हैं, वो डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे. एनवायरनमेंट में जो होगा उसके अकॉर्डिंगली बिजनेसेस अपनी स्ट्रेटजीज को, पॉलिसीज को चेंज करेंगे. सो दिस इंटरेक्शन विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द फर्म सो दैट वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर पाए और अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट की जो भी डिमांड्स हैं उनके साथ एडजस्ट कर पाए और डील कर पाए. सो यू कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट. बिजनेस और एनवायरनमेंट को क्यों कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करना है. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. अगर कंपनीज अपने लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स डिटरमाइन करना चाहती हैं कि ऐसा क्या है, व्हाट इज द अनमेट नीड ऑफ द कंज्यूमर जो अभी तक किसी ने मीट नहीं करी है, किस तरह के लॉज हैं, सोसाइटी का किस तरह का बिहेवियर है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज क्या है, वो सब कुछ एनालाइज करके आप एक अपॉर्चुनिटी और थ्रेट अपने लिए एनालाइज कर पाएंगे. सेकंडली इट गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ. कंपनीज विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. हम कहां पर ग्रो कर सकते हैं, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, सो दैट अकॉर्डिंगली आप प्लान करो, स्ट्रेटेजाइज करो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होने के लिए. कंटिन्यूअस लर्निंग में हेल्प करता है. मैनेजर्स को ये मोटिवेट करता है कि वो टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को, नॉलेज को, कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूअसली डेवलप करते हैं एज पर द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. ऑल्सो इट विल हेल्प इन इमेज बिल्डिंग, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए, पॉजिटिव इमेज मार्केट में डेवलप करने के लिए, बाय शोइंग दैट यू आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंटल नीड्स. एंड फाइनली इट हेल्प्स इन मीटिंग द कंपटीशन. जब हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे हमें अपने राइवल्स की स्ट्रेटजीज भी समझ में आएंगी और उसके अकॉर्डिंग हम अपने लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर पाएंगे दैट विल हेल्प अस इन सक्सीडिंग एंड बीटिंग द कंपटीशन. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. इन शॉर्ट वी कैन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो. दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर. माइक्रो एनवायरनमेंट इज द इमीडिएट पेरिफेरी जो बिजनेस को डायरेक्टली सराउंड करती है, डेली बेसिस पर आपकी इनके साथ इंटरेक्शन चलती है, ये आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं. सो एलिमेंट्स लाइक फैक्टर्स लाइक योर एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल कंपनीज एंड कम्युनिटी
कम्युनिटी, ये सारे माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट होते हैं। एंड मैक्रो एनवायरमेंट वो फैक्टर्स हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, लाइक डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। सो नाउ दिस इज वन टॉपिक दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप ये सब डिटेल में समझ चुके हैं। बट यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, दैट जो कीवर्ड्स हैं आपको वैसे ही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करना है। सो क्विकली लेट्स डिस्कस व्हाट इज माइक्रो एनवायरमेंट। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज रिलेटेड टू द स्मॉल एरिया। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। सो इट इज रिलेटेड टू द स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इमीडिएट बाउंड्री, वो फैक्टर्स जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली एंड दे आर स्पेसिफिक टू द सेट बिजनेस और द फर्म। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, दे आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर फर्म। इट कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। नाउ यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, दैट माइक्रो एनवायरमेंट में कौन से इश्यूज होते हैं। सो यहाँ पर कौन से इश्यूज हैं, योर एम्प्लॉइज, किस तरह की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे दे आर ऑर्गेनाइज्ड, देन द एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस, एक कंपनी के जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिन पे आप रिलाई कर रहे हो काम के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, वेज ऑफ रेजिंग द फाइनेंस, जो आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपकी फंड्स की नीड को पूरा करते हैं, देन योर सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, कैसे आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लोकल कम्युनिटी जहां पर एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, नॉट नेसेसरीली द कंज्यूमर्स और द कस्टमर्स बट आल्सो द पब्लिक एट लार्ज, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एंड योर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, दोस कंपनीज व्हिच आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एज योर्स, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू यू। सो ये सारे इश्यूज कंसीडर किए जाते हैं इन द माइक्रो एनवायरमेंट। आपको इनको एक्सप्लेन नहीं करना होता एज इट इज, आपको ये इश्यूज लिखने हैं। देन वी हैव मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट क्या है, द ब्रॉडर एनवायरमेंट जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो पार्ट है आउटसाइड वर्ल्ड का जो कंपनीज को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन इट इज बियॉन्ड द डायरेक्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्म। इसकी ब्रॉडर डायमेंशंस होती हैं। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ फैक्टर्स लाइक डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सोशल कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है बाय ग्लोइक एंड जॉश, उनके अकॉर्डिंगली मैक्रो एनवायरमेंट क्या है। सो डू गिव अ रीडिंग टू दिस डेफिनेशन लेटर, मे बी यहाँ से आपको एमसीक्यू पूछ लिया जाए। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्रो एनवायरमेंट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब कौन से फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। डेमोग्राफिक मतलब जिस जगह पर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर जाना चाहते हो, वहां की जो पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, ओवरऑल वो पॉपुलेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी अट्रैक्टिव है। सो यहाँ पर आप कुछ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है कंपनी के स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस को, कि एक कंपनी स्ट्रैटेजिकली कंपीट कर पाएगी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएगी, राइवल से आगे निकल पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट, द इंप्लिकेशंस ऑफ द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, ओवरऑल जो पॉपुलेशन है कितनी बड़ी है, उसका साइज, एज ग्रुप क्या है, ज्योग्राफिकली वो पॉपुलेशन कितनी डिस्पर्स्ड है, क्या एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है या डिफरेंट रीजन्स में फैली हुई है। देन व्हाट अबाउट द एथनिक मिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, इज द पॉपुलेशन मिक्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस। देन आल्सो द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इज द इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। अकॉर्डिंगली कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाएंगी, प्रोडक्ट्स के प्राइसेस सेट करेंगी। सो ऑल दीस फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं बिजनेसेस को, उनकी स्ट्रैटेजीज को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, उनके प्रोडक्ट्स को। सो डेमोग्राफिक एनवायरमेंट से रिलेटेड देयर आर टू इंपॉर्टेंट इश्यूज और वी कैन से फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय द स्ट्रैटेजिस्ट। मतलब स्ट्रैटेजिस्ट को दो फैक्टर्स पे, दो इश्यूज पर ध्यान देना है रिलेटेड टू डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। फर्स्ट दैट जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, जो भी ये फैक्टर्स हैं, कैसे ये मार्केट साइज को अफेक्ट कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री के साइज को, क्या वहां पर नंबर ऑफ बायर्स कम है, ज्यादा है, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, कंपटीशन कितना है। एंड सेकंडली ये जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, फैक्टर्स हैं, क्या ये आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट कर रहे हैं या आपके लिए ज्यादा चैलेंजेस, ज्यादा थ्रेट्स पोज कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली यू विल मेक योर स्ट्रैटेजीज। देन नेक्स्ट वी हैव सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। अब सोशो कल्चरल एनवायरमेंट में सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट दोनों आते हैं। दैट मींस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, देयर कल्चर्स, देयर बिहेवियर, देयर एटीट्यूड्स, देयर बिलीफ सिस्टम। सो सोशल कल्चरल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज ये सभी एंटरप्राइज को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें इंपैक्ट करते हैं। सो योर फैक्टर्स लाइक सोशल ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर रीजन, द एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की जो आपकी सोसाइटी है वो कितने टुकड़ों में बटी हुई है, क्या वो स्ट्रैटिफाइड है, क्या वो डिवाइडेड है इनटू नंबर ऑफ ट्रेडिशंस, नंबर ऑफ वैल्यू सिस्टम्स, क्या एक सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर्स हो रही हैं, कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं, या एक सोसाइटी कोहेसिव है, मतलब एक साथ रहती है, राइट्स कम होते हैं, कम्युनल प्रॉब्लम्स कम है, वॉर्स कम है। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी की वहां के क्या बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज डिवाइस करती हैं। बिकॉज सी कंपनीज जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के कोर बिलीफ्स हैं उन्हें तो चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज ये जो कोर बिलीफ्स रहते हैं ना, ये परसिस्टेंट रहते हैं। परसिस्टेंट मतलब दे डू नॉट चेंज। एक सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम को, कल्चर को चेंज करना, ट्रेडिशंस को चेंज करना, किस तरीके से वो रहते हैं उसे चेंज करना, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बिजनेसेस। इन फैक्ट बिजनेसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा टू दी सोशल नॉर्म्स एंड बिलीफ्स इफ दे वांट टू ऑपरेट सक्सेसफुली। सो वी कैन से सोशल एनवायरमेंट मेनली अफेक्ट करता है आपके पूरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को, फ्रॉम द मिशन ऑफ द कंपनी टू द ऑब्जेक्टिव्स टू एवरी काइंड ऑफ डिसीजन दैट द कंपनी विल टेक, इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन दिस सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जो ये सारी आपकी पिज़्ज़ा कंपनीज हैं या जो बर्गर कंपनीज हैं, फास्ट फूड कंपनीज हैं लाइक डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, केएफसी, ये क्या कर रही हैं, इतना पैसा क्यों बना रही हैं, बिकॉज ये जिस भी कंट्री में जाती हैं उस कंट्री के सोशल कल्चरल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली दे मेक चेंजेस इन देयर स्ट्रैटेजीज, इन देयर मेन्यू, इन देयर प्रोडक्ट्स, इन देयर सर्विसेज। नाउ प्लीज डू कीप इट इन योर माइंड दैट डेमोग्राफिक एनवायरमेंट और सोशल कल्चरल एनवायरमेंट दोनों डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है, दैट जो डेमोग्राफिक एनवायरमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, एक पूरी पॉपुलेशन का ओवरऑल क्या फीचर है, किस तरह का साइज है, किस तरह का कंपोजिशन है इन टर्म्स ऑफ एज, इनकम, एथनिक मिक्स एक्सेट्रा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल कल्चरल एनवायरमेंट वी आर नॉट रेफरिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट उस पॉपुलेशन का बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, एथिकल स्टैंडर्ड्स, वो क्या है जिसका इंपैक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड पर पड़ता है। मूविंग फर्दर टू इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अब यू ऑल नो अबाउट इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट का भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा बिजनेस की स्ट्रैटेजीज पर। बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर ऑपरेशंस। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इनपुट्स, इस सब पर इंपैक्ट पड़ता है। सो नंबर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक जीडीपी, ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, वेदर देयर इज अ पर्टिकुलर मार्केट फॉर गुड्स या डिमांड है गुड्स के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स, कैपिटल अवेलेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कस्टमर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट। सो ऑल दीस फैक्टर्स कहीं ना कहीं बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, दे कैन अफेक्ट द सप्लाई ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, द कॉस्ट ऑफ द इनपुट्स, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, इस सब पर इकोनॉमिक एनवायरमेंट का इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पर एक लेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने सुना होगा दैट फ्यू मंथ्स बैक मैकडॉनल्ड्स ने टेम्पररी बैन लगा दिया था ऑन द यूज ऑफ टोमेटो इन देयर बर्गर्स। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेशन, टोमेटोस वर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट्स हाउ व्हाटएवर हैपेंस इन द इकोनॉमिक एनवायरमेंट वो बिजनेसेस के ऑपरेशंस, उनकी एक्टिविटीज, उनके डिसीजंस को इंपैक्ट करता है। देन वी हैव आवर पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट। नाउ वी ऑल नो दैट बिजनेसेस हाईली गाइडेड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या जो लीगल एनवायरमेंट है वो बिजनेसेस पर बहुत इंपैक्ट करता है। एक कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट है इन पावर, उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है ऑन द बिजनेस एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटीज इट इंडल्जेस इन। किसी भी कंट्री में ऑपरेट करने से पहले, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाने से पहले कंपनीज दे हैव टू कीप इन माइंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि उस कंट्री के लॉज क्या हैं, किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट किन पर्टिकुलर सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को पुश कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह की स्कीम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं, प्रोडक्ट्स हटाती हैं। लाइक यू ऑल नो दैट नेस्ले की मैगी के साथ क्या हुआ था। नेस्ले का ये जो प्रोडक्ट है मैगी, दैट वाज बैन्ड
Why? Because it was not adhering to the standards of Food Safety and Standard Authority of India. But yes, Nestle came back stronger. उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव किया और दोबारा से लॉन्च किया. But still, suddenly the product जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था वो उन्हें कोई भी इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा. Similarly, अगर हम इंडिया की बात करें, सो जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसीज को प्रमोट कर रही है, लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होना है, हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है. तो उसी के हिसाब से वो उस तरह की स्कीम्स भी डेवलप करते हैं. So all these are examples of political legal environment. It is very important for the companies to have knowledge of all the major laws related to consumers, competition and organizations. So political legal environment includes factors like general level of political development, state of law and order कैसा है, क्या एक जगह पे political stability है या नहीं, जो political parties हैं उनकी क्या ideologies हैं, उनकी क्या principles हैं, governmental agencies कितनी effectively काम कर रही हैं, किन sectors को promote कर रही हैं, tax guidelines क्या हैं, क्या changes हुए हैं. So ये सब आता है आपके political environment में. Then we have technological environment. Technology and business ये highly linked है. They both are dependent upon each other. Technology business पर depend करती है, business technology पर depend करता है. कैसे? जो भी technological changes हो रहे हैं वो customers उसके benefits कैसे उठा रहे हैं? Because business organizations उन technologies को customers तक पहुंचाती हैं. So businesses are helping society in accessing the outcomes of technological research and development. जो भी नई technologies आ रही हैं, innovations हो रही हैं, उनके फायदे, उनके outcomes, उनके benefits customers उठा रहे हैं thanks to the businesses, because of which हम लोगों का standard of living improve होता है. So business leverage करता है, control कर रहा है technology को. Now technology कैसे business को impact कर रही है? Technology has also changed the way business operate. Technology की वजह से काम करने के तरीके बदल चुके हैं. Most of the processes आजकल के टाइप पे automated हो चुके हैं. Production systems, distribution systems, marketing, payment systems सब change हो चुके हैं, automated हो चुके हैं. Technology का use किया जा रहा है, isn't it? Because of which companies की cost कम होती है, काम efficiently होता है, कम time में खत्म हो पाता है. So time और distance shrink हो रहा है. Within a limited period of time customers तक products पहुंचाए जा रहे हैं. Payments, inventory को coordinate करना, manage करना, अब हम ये सारी चीजें हर तरह का operation efficiently और effectively कर पा रहे हैं with the use of artificial intelligence, machine learning, robotic process automations. So ये जो technological tools हैं ये businesses के लिए as opportunity भी आते हैं and as threat भी आते हैं. जैसे Tesla कंपनी की बात करें तो वो जो उनकी प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है वो भी रोबोटिक होती है. But this automation can also have an adverse impact on the companies at times. Tesla का अगर हम एग्जांपल लें, so one of the robots उन्होंने अटैक कर दिया उनके इंजीनियर को. So how this artificial intelligence technology can have an adverse impact, we don't know. So these were the 5 important elements of macro environment. कौन-कौन से elements थे? Demographic environment, economic environment, political legal environment, social cultural environment and technological environment. Now students, another very important topic that is PESTLE. Now what is PESTLE? जो अभी हमने macro environment समझा और उसके elements समझे, उन elements को analyze करने के लिए, macro environment को समझने के लिए, detail analysis करने के लिए PESTLE एक बहुत ही important tool है. So it is an analytical tool जो help करता है environment को analyze करने के लिए. लेकिन कौन सा environment? Macro environment, the broader environment जिस पर कंपनीज का कोई भी कंट्रोल नहीं है. So what is PESTLE? PESTLE is a framework for analyzing macro environmental factors, like I told you. इससे आप business environment को assess कर पाते हो, लेकिन business environment का कौन सा वाला part? External environment. But external environment में कौन सा? Micro या macro? Only macro. So it is an analytical tool to analyze the environment. ये basically एक acronym है जहाँ पे P stands for political factors, E for economic, S for socio-cultural, T for technological, L for legal and E for environmental factors. पहले PESTLE को कहा जाता था PEST analysis. So basically सिर्फ 4 factors को analyze किया जाता था, political, economic, social and technological. But later on environmental and legal factors को भी add कर दिया गया. So इसका नाम हो गया PESTLE. इस PESTLE analysis में what are the key factors या key elements in the PESTLE? मतलब जब हम PESTLE analysis कर रहे हैं तो कौन से factors को analyze करते हैं? So the first one is P. P stands for political factors. अब यहाँ पर देखो हमें ना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है. बिजनेस एनवायरनमेंट में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं डिटेल में ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ऑलमोस्ट हर फैक्टर में एक ये लाइन तो जरूर आएगी दैट दीस फैक्टर्स दे अफेक्ट हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स, हाउ दे टेक डिसीजंस, उनकी एक्टिविटीज, उनके प्रोडक्ट्स को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो जस्ट बेसिक पॉइंट्स, लेट्स गिव अ रीडिंग. हमारे की पॉइंट्स यहाँ पर क्या होने वाले हैं. सो पॉलिटिकल फैक्टर्स, दीस फैक्टर्स दे अफेक्ट हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द इकोनॉमी एंड बिजनेस एक्टिविटीज. लाइक वी हैव अंडरस्टूड, पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट किस एक्सटेंट तक और कैसे इकोनॉमी या बिजनेस एक्टिविटीज में इंटरवीन करती है. इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच, रिमेंबर, या इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है या इंटरवीन नहीं करती, मतलब देयर इज नो सच इंटरफेरेंस. और अगर है तो कौन सी इंडस्ट्रीज में है, कौन से सेक्टर्स हैं जो ज्यादा कंट्रोल है, गाइडेड है बाय द गवर्नमेंट. सो पॉलिटिकल फैक्टर्स दे इन्फ्लुएंस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच द गवर्नमेंट वांट्स टू और डजंट वांट टू बी प्रोवाइडेड. अकॉर्डिंगली बिजनेस एक्टिविटीज को उन प्रोडक्ट्स पे, उन सर्विसेज पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. सो वी नो दैट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज. सो जस्ट द बेसिक पॉइंट्स. नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स दे अफेक्ट हाउ अ बिजनेस विल ऑपरेट एंड टेक डिसीजंस. बिजनेस कैसे काम करेगा, किस तरह के डिसीजंस लेगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स का उस पर इंपैक्ट पड़ता है. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स, ये किस चीज को अफेक्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एंड इन टर्न बिजनेस ग्रोथ को. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, दैट कंपनीज के लिए लोन लेना, कैपिटल रेज करना एक्सपेंसिव हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन कंपनीज के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर एक्सचेंज रेट्स की बात करें, एक्सचेंज रेट्स में क्या डिफरेंस हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज किस तरह की हैं, ऑल ऑफ दीस आर गोइंग टू अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड सप्लाई एंड प्राइस ऑफ इंपोर्टिंग द गुड्स. किस रेट पे हम रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा. किस रेट पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, उन सारे फैक्टर्स पर इफेक्ट पड़ता है. सो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट, एवरी इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट्स द बिजनेस डिसीजन. देन वी हैव सोशल फैक्टर्स. सो अगेन वी हैव डिस्कस्ड सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं, व्हिच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम, उनके बिलीफ्स, उनका कल्चर, उनके रिलीजन्स, उनके ट्रेडिशंस, हाउ दे बिहेव, उनके एटीट्यूड. सोशल फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड हाउ द कंपनी विल ऑपरेट. किस तरह से कंपनी काम करेगी, उसी किस तरह के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए लेकर आने हैं, उस पर्टिकुलर सोसाइटी की क्या वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अकॉर्डिंगली कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेकर आती है. देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स नाउ अगेन लाइक वी हैव डिस्कस्ड, ये भी अफेक्ट करेंगे कंपनीज को, उनकी ऑपरेशंस को, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को. किस तरह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, किस तरह से आप प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, प्रोसेसेस में इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं. एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का और भी क्या बेनिफिट होता है दैट द कंपनीज जो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है वो बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट कर सकती हैं फॉर द न्यू एंट्रेंट्स. मतलब नए एंट्रेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा इंडस्ट्री में आना और ऐसी कंपनी के साथ कम्पीट करना जो टेक्नोलॉजिकली बड़ी स्ट्रांग है. एट द सेम टाइम इट आल्सो डिटरमाइंस मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल. हमें मिनिमम किस लेवल पे प्रोडक्शन करनी होगी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो बल्कि कम हो. एंड क्या हमें टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करनी है या आउटसोर्स करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद करना है या किसी एक्सपर्ट को हमें ये फंक्शन करने को देना है. सो ये सारे डिसीजंस को इंपैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. देन द फिफ्थ वन इज लीगल फैक्टर्स. लीगल फैक्टर्स भी क्या इंपैक्ट करेंगे, दे विल अफेक्ट हाउ अ कंपनी ऑपरेट्स, उसकी कॉस्ट क्या होगी, डिमांड प्रोडक्ट्स की कैसी होगी और काम करना कंपनीज के लिए, बिजनेस के लिए कितना ईजी होगा, कितना आसान होगा. जितने ज्यादा लॉज होंगे, लीगल एनवायरनमेंट जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, उतना बिजनेस के लिए काम करना, ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कार्बन एमिशंस कम करने के लिए, क्लीन एयर के लिए एनवायरमेंटल लॉज बना दिए जाते हैं, राइट. सो अकॉर्डिंगली कंपनीज को इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसके थ्रू आपके जो कार्बन एमिशंस है वो कम हो. देन वी आल्सो हैव एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में कंपनीज के डिसीजंस, कंपनीज के एक्शंस का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. दिस आल्सो अफेक्ट्स हाउ द कंपनीज विल ऑपरेट एंड किस तरह के प्रोडक्ट्स को ऑफर करेंगे. सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इतनी स्ट्रेंथ होती है दैट दे हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट न्यू मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स और डिमिनिशिंग, डिस्ट्रॉइंग द एक्जिस्टिंग वंस. ऑल द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हिच आर नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, दे आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जिससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, ऐसे प्रोडक्ट्स को विड्रॉ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है. ऑन द अदर हैंड आपको उसके बदले कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आने पड़ते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली
होते हैं. So कुछ products which are not as per the environmental standards उन्हें बंद भी करना पड़ता है, and the products which are good for the environment ऐसे नए products को लेकर भी आना पड़ता है. And environmental factors specifically कुछ industries को ज्यादा impact करते हैं, industries like tourism, farming and insurance. Then there is this chart जहाँ पे कुछ examples दिए हुए हैं pestle analysis के, basically the components of pestle analysis, so political, economic, social, technological, legal and environmental factors के कुछ examples दिए हुए हैं. क्या क्या इनमें आता है, which we've already discussed, but एक बार आप इसको read कर लेना, maybe MCQs में आपसे पूछा जा सकता है which of the following is not a part of political environment or economic environment, technological environment. So just give it a read. So now pestle analysis से किस तरह का question हमसे पूछा जा सकता है? Let's check that also. A company wants to systematically analyze the macro environment factors, identify the tool that can be used for this purpose. So यहाँ पर आपको बोला गया है that एक कंपनी है जो systematically macro environment को analyze करना चाहती है. Identify करो किस टूल का कंपनी यूज कर सकती है और उस टूल में कौन से फैक्टर्स होते हैं. कभी-कभी आपको एलिमेंट्स भी पूछा जा सकता है, उस टूल में कौन से एलिमेंट्स हैं, उस टूल के कौन से कंपोनेंट्स हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब हमें मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है उसके लिए हम कौन से टूल का यूज करते हैं? पेस्टल analysis. This is a tool that is used only for analyzing macro environmental factors, not micro environment. So हमने टूल आइडेंटिफाई कर लिया, इस पेस्टल एनालिसिस, फिर हमें उस टूल के सारे की फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं. फैक्टर्स मतलब सारे कंपोनेंट्स, सारे एलिमेंट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. सो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया दैट पेस्टल एनालिसिस इज द टूल दैट इज यूज्ड टू सिस्टमैटिकली एनालाइज द मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब सिर्फ हमें ये टूल आइडेंटिफाई करके नहीं लिख देना है, उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करना है. सो मीनिंग क्या होता है पेस्टल का? ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक टूल है फॉर एनालाइजिंग द मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एक ऐसा एनालिटिकल टूल है जिसके थ्रू आप एनवायरमेंट को डीपली एनालाइज कर पा रहे हो. ये एक एक्रोनिम है फॉर political, economic, social, cultural, technological, legal and environmental factors. Second part of the question, you have to explain the factors. So the first one is political factors. अब आपको पता है political factors affect करते हैं how and to what extent government intervenes or interferes in the economy and business activities. This will also influence the goods and services which government wants to or doesn't want to provide. Government का बहुत influence होता है कुछ specific industries में, businesses में, which are operating in healthcare sector, education sector and infrastructure industry. So बस आपको ये general points लिखने होते हैं, but the language needs to be the same. आप ज़्यादा इस language को change नहीं करेंगे. Second we have is economic factors. Economic factors also affect how businesses are going to operate and the type of decisions that they will take. So बहुत सारे economic variables होते हैं, economic factors होते हैं जो business के decisions को impact करते हैं. जैसे interest rates, they are going to affect the firm's cost of capital. अगर interest rate बढ़ जाता है तो कंपनी की जो cost of capital है वो बढ़ जाएगी. So it affects to what extent the business will grow. Exchange rates की बात करें, so they can affect the cost of exporting the goods, and of course that will also impact the supply and price of imported goods. So different economic factors like money supply, inflation, credit flow, per capita income, employment rate, growth rate, all of these factors they affect business decisions. Then social factors are there. Social factors also affect. What do they affect? How the company will operate. ये तो affect करेगा ही. At the same time, the demand for company's product, society, customers किस तरह के products demand कर रहे हैं. Next, technological factors. These are also going to have an impact on the business activities. ये company की cost को, quality of the products को affect करता है. Whether company will be able to innovate something or not, उस पर impact डालता है. Whether the company will be able to create entry barriers in terms of technology. company का minimum efficient production level क्या होगा. And whether the company is going to have its own research and development department, वो खुद research development करेगी, innovations करेगी, या वो उसे outsource कर देगी. So that is also a part of technological factors. Then we have legal factors. Legal factors will also impact how the company will operate. उसकी क्या cost होंगी, किस तरह के product demand करे जाएंगे, कितना आसान है business को करना. Like for example, environmental laws होते हैं for clean air, because of which companies will have to limit their emissions. Carbon emission कम होना चाहिए ताकि environment पर impact ना पड़े. तो उसके लिए different laws create किए जाते हैं. And then we have environmental factors. Environmental factors are of course related to the environment. Environment पर negative impact नहीं पड़ना चाहिए. It affects how the companies will operate and the kind of products they will offer. So आपको इस तरह के products बनाने हैं जिस पर environment पर least negative impact पड़े. So environmental factors इतने strong होते हैं that either they can create new markets, new products, या ये जो existing products हैं, existing markets हैं उन्हें destroy कर देते हैं. पुराने जो products हैं जो environment को harm कर रहे हैं, उन products को आपको withdraw करना पड़ता है market से, और नए products जो environmental friendly हैं वो लेकर आने होते हैं. So specifically environmental factors affect करते हैं industries like tourism, farming and insurance. Now the new topic is internationalization of business. This is a new topic in your current syllabus. पहले globalization होता था, तो globalization के कुछ topics अभी भी हैं जैसे कि characteristics of global company and reasons why companies go global. But कुछ यहाँ पर part नया भी add किया है जैसे कि internationalization कैसे होती है, challenges क्या हैं, कैसे इंटरनेशनलाइजेशन अगर करना है तो उसके लिए सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करनी है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, किन लेवल्स पे हमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को असेस करना है. सो वो सारी चीजें ऐड करी गई हैं. एंड व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन एज सच, इसका मीनिंग आपके मॉडल में नहीं है. सो इफ आई जस्ट टेल यू व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन, इट सिंपली मींस द प्रोसेस ऑफ गोइंग ग्लोबल, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंटरनेशनली. अभी जो इंटरनेशनलाइजेशन है ना, ये बहुत ही डोमिनेंट कमर्शियल ट्रेंड बन चुका है. एवरी अदर कंपनी वांट्स टू स्टार्ट ऑपरेटिंग इंटरनेशनली आल्सो, बट इट्स अ गुड थिंग फॉर द कंपनीज बिकॉज़ कंपनीज आर एबल टू एंटर न्यू मार्केट्स, ज्यादा कमा पाती हैं और अर्निंग्स होती हैं, प्रॉफिट्स और इंक्रीज होते हैं. आल्सो वो लेस एक्सपेंसिव सोर्सेज को, चीपर इनपुट्स को एक्सेस कर पाती हैं. आल्सो अगर आप लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी जनरेट होता है. सो ये सारे और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज़ ऑफ व्हिच कंपनीज दे ग्लोबलाइज और कंपनीज दे इंटरनेशनलाइज. बट ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट होता है ना, इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग. काफी चैलेंजिंग होता है, एक्सपेंसिव होगा. डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपैंड करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, अपनी कंट्री के लोगों की एक्सपेक्टेशंस, नीड्स को समझना. सो जब आप किसी ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करना चाह रहे हो एक दूसरी कंट्री में, तो ऑब्वियसली इट विल बी एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग. सो जब हमें ग्लोबली एक्सपैंड करना है, इंटरनेशनलाइज करना है, देन आल्सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस जो डोमेस्टिकली फॉलो होता है ग्लोबल लेवल पर भी वही होगा. अब बस डिफरेंस इतना है दैट जो हम डोमेस्टिक कंट्री में करते थे, डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज करना, मैक्रो माइक्रो, अब हम ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रीज के भी मैक्रो एनवायरनमेंट को, माइक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फर्म्स इज एसेंशियली द सेम. सो जैसे कि हमने कहा इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज प्रीटी एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग, बट फिर किस तरह से हम इस इंटरनेशनलाइजेशन को अप्रोच कर सकते हैं? सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी प्लानिंग. अब हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करना पड़ेगा, बिजनेस प्लानिंग करनी पड़ेगी. जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है इसके 4 स्टेप्स होते हैं. सो बेसिकली यहीं पर आपको वो 4 स्टेप्स बताने जाने चाहिए थे बाय द इंस्टीट्यूट. लेकिन इंस्टीट्यूट ने बीच में पुराने वाले टॉपिक्स डाल दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी, और फिर उन्होंने बताया इंटरनेशनली आप कैसे डेवलप कर सकते हैं या व्हाट आर द स्टेप्स इन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी प्लानिंग. क्या करना है? सबसे पहले ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अपने लिए आइडेंटिफाई करनी है. जो आप डोमेस्टिकली करते थे अब वो आपको ग्लोबल लेवल पर करना है कि और कंट्रीज में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, और फिर आप उसको कंपेयर करोगे, रेट करोगे विद योर इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. सेकंड स्टेप क्या होगा? दैट आप बिकॉज़ आप ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हो, सो अब आपको स्कोप अपने ऑपरेशंस का ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा. यू हैव टू डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस. आप क्या करना चाह रहे हैं, किस स्केल पर काम करना चाह रहे हैं, किन कंट्रीज में काम करना चाह रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स, कितनी मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं. सो यू हैव टू डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशंस. नाउ ग्लोबल लेवल पे सक्सेसफुल होने के लिए अब आप ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करोगे. सो थर्ड में क्रिएट फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. जब हमने ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ग्लोबल बिजनेस के लिए, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू डेवलप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, मतलब वो स्ट्रेटजी जो आपकी टॉप लेवल बना रही है फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. दीस आर द 4 स्टेप्स इन इंटरनेशनल प्लानिंग. अनदर टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट जो भी आपकी ये मल्टीपल यूनिट्स हैं, अब एक कंपनी जो कि डिफरेंट रीजन्स में, कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, कंट्री 4, मे बी इन इंडिया, चाइना, यूएसए और यूके, बट लेट्स सपोज
सपोज यू आर बेस्ड इन डेनमार्क, सो अभी जो पर्टिकुलर कंपनी है व्हिच इज सिचुएटेड इन डेनमार्क, यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर्स है। अब इसके मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट ओनर कौन है, पेरेंट कंपनी कौन है, एक है। सो द कॉमन ओनरशिप इज देयर। सो ये जो कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स है, मतलब ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं बट ऑल आर लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। सो दैट्स द फर्स्ट फीचर। सेकंड, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्स। अब हर एक ब्रांच को, हर एक यूनिट जो कि डिफरेंट कंट्रीज में है, इन्हें रिसोर्सेज कौन एलोकेट कर रहा है, दिस कंपनी। सो ऑल दीस मल्टीपल यूनिट्स दे आर ड्राइंग ऑन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। ये सारी मल्टीपल यूनिट्स शेयर कर रही हैं कॉमन रिसोर्सेज। एंड फाइनली ऑल दीस मल्टीपल यूनिट्स, इन सबके लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है वो तो कॉमन होती है। सो दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रेटजी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू ग्लोबल कंपनीज। व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल। सो कंपनीज ग्लोबल क्यों होती हैं, बिकॉज़ देयर इज अ नीड टू ग्रो एंड एक्सपैंड। कंपनीज को एक्सपैंड करना है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का। सो अगर उन्हें बाहर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एक्सपैंड। जैसे Zomato है, इट्स एन इंडियन स्टार्टअप, राइट, वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड एग्रीगेटर्स इन द वर्ल्ड। सो इंडिया में इन्होंने स्टार्ट किया था, बट नाउ अप्रॉक्सिमेटली 24 कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रही है। सेकंड रीजन इज देयर हैज बीन रैपिड टाइम एंड डिस्टेंस कंप्रेशन, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग, कम्युनिकेशन फास्टर हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन स्पीडी हो चुकी है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। सो बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन आल्सो कंपनीज से इंटरनेशनलाइज, देन द डोमेस्टिक मार्केट इज इनएडिक्वेट। जब हमारी डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हो जाती है, जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया वो सब कुछ अब्सॉर्ब हो गया, उसकी पूरी डिमांड हो गई, अब और डिमांड नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू लुक आउट फॉर न्यू मार्केट्स। देन अनदर रीजन कंपनीज इंटरनेशनलाइज, दैट इज बिकॉज़ दे वांट टू रिड्यूस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो अब कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स उस जगह लगा लेती हैं जहां पर उनके कस्टमर्स हैं। देन अनदर रीजन कुड बी बिकॉज़ उन्हें दूसरी कंट्रीज में बेटर क्वालिटी और चीपर सोर्सेज ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स मिल जाएं। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अलाउ कर दिया Hyundai कंपनी को, दैट आप अपना यूनिट यहां पर सेटअप करिए और यहां पर आप स्पेयर पार्ट्स बनाएं फॉर ऑल द Hyundai cars across the world. Reason is यहां पर cheaper sources, good quality sources of inputs and raw materials are available. And of course, one of the major reasons कंपनीज क्या चाहेंगी, they would want to generate more sales. जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना आपका कैश इनफ्लो होगा, उतने ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाओगे। सो अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनीज को ग्लोबल। देन अनदर रीजन इज बिकॉज़ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हैव कोलैप्स्ड। आपको पता है प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, पॉलिसीज लिबरल हुई, एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का ट्रेड करना आसान हुआ। सो बिकॉज़ ऑफ दैट अगेन कंपनीज दे वेंट ग्लोबल। देन अनदर रीजन दैट कंपनीज गो ग्लोबल इज बिकॉज़ दे वांट टू फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, एक पार्टनरशिप होती है, एक अरेंजमेंट होता है बिटवीन टू कंपनीज, जिसमें वो अपने म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, पार्टनरशिप में आ जाती हैं कि आपका भी बेनिफिट हो, हमारा भी बेनिफिट हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और HP के बीच में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ था, बिकॉज़ दे वांटेड टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज, देयर इंजीनियरिंग स्किल्स, मार्केटिंग रिसोर्सेज, ताकि दोनों ही ग्रो कर सकें, एक्सपैंड कर सकें। एंड द लास्ट रीजन इज द इमर्जिंग सर्विस सेक्टर। सो वी ऑल नो दैट द सर्विस सेक्टर है, इट इज बिकमिंग एन इमर्जिंग सेक्टर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। Adobe, Cisco, American Express, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बिकॉज़ इन्होंने रियलाइज किया दैट सर्विस सेक्टर इमर्ज कर रहा है, यहाँ पर पैसा कमाने का बहुत स्कोप है। सो दीस आर सम रीजंस व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल, व्हाई कंपनीज इंटरनेशनलाइज। नाउ अनदर सब टॉपिक इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। सो बेसिकली अगर कंपनीज को ग्लोबलाइज होना है, इंटरनेशनलाइज होना है, सो उसके लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज तो करना पड़ेगा। सो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इनहेरेंट मतलब एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस, बिजनेसेस ऑफ ऑल साइजेस। अगर उन्हें इंटरनेशनली ऑपरेट करना है, तो उन्हें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज करना पड़ेगा। जितनी कंट्रीज में आप ऑपरेट करना चाहोगे, आपको हर एक कंट्री के फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स विल इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टी आपके लिए और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, चैलेंजिंग आपके लिए हो जाएगा इंटरनेशनलाइज करना। सो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स आते हैं, ऑफ कोर्स सेम फैक्टर्स होंगे जो यहाँ भी होते हैं, बट एट ग्लोबल लेवल, कंट्री स्पेसिफिक होंगे, पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं, कंट्री टू कंट्री उनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होंगी, डिफरेंट लॉज होंगे, कुछ लीगल कंप्लायंसेस होंगी, टैक्सेशन इश्यूज होंगे। तो ये सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो इंटरनेशनल। सो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन इज असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर इंटरनेशनलाइज करना है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, इंटरनेशनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज़ जब तक आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन दैट यू कैन गेट हियर इज दैट जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को असेस किया जाता है, तो किन लेवल्स पे हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को असेस करते हैं। सो असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट दैट कैन बी डन एट 3 लेवल्स। मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस में आप क्या कर रहे हो, यू आर आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग, मतलब आप फोरकास्ट कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो कि यहाँ पर क्या-क्या हो रहा है, हो सकता है ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑन लार्ज स्केल। यू आर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डेवलपमेंट्स कवरिंग मैक्रो एलिमेंट्स। सो आप सभी मैक्रो एलिमेंट्स को ग्लोबल लेवल पर आइडेंटिफाई कर रहे हो, चेक कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू कंसीडर द गवर्नमेंट्स फ्री और इंटरवेंशनिस्ट टेंडेंसी, कितना कंट्रोल है गवर्नमेंट का इन द बिजनेस सेक्टर। और जब आप ये सारे फैक्टर्स इवैल्यूएट कर रहे हो, सो आप असेस करने की कोशिश कर रहे हो कि प्रेजेंट करंटली आप पर टाइम इम्पैक्ट कर सकता है एंड आल्सो द फ्यूचर इम्पैक्ट। देन रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, यहाँ पर आप इन डेप्थ इवैल्यूएशन करते हैं ऑफ क्रिटिकल फैक्टर्स इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। अब आपने जो ये लोकेशन चूज करी है, एक ब्रॉड ज्योग्राफिक एरिया, यहाँ पर आप अपने लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह के गुड सर्विसेज या इनोवेशंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। आफ्टर दैट कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे। हियर यू आर गोइंग टू टेक अ डीपर लुक एट ऑल द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो यू आर गोइंग टू स्टडी द इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, कल्चरल फैक्टर्स सो दैट आप सक्सेसफुली एक अच्छा प्लान बना पाएं। आप अपने एनालिसिस को कस्टमाइज करोगे फॉर ईच कंट्री, सो दैट हर कंट्री के फैक्टर्स को समझकर आप उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए एक इफेक्टिव मार्केट एंट्रेंस स्ट्रेटजी बना पाएं कि कैसे इस पर्टिकुलर कंट्री में हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, हम यहाँ पर अपने को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एन आइडियल अप्रोच टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट वुड बी टू मूव ऑन इन अ थरो एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाट स्टेप्स कंपनीज कैन टेक टू अप्रोच इंटरनेशनलाइजेशन सिस्टमैटिकली। ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन इज असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैन बी डन एट 3 लेवल्स। व्हाट आर दोस लेवल्स? सो नाउ इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले में हमसे कहा जा रहा है दैट अगर कंपनी को इंटरनेशनल डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए एक आइडियल अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करना पड़ेगा। सो नाउ इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस एक्सप्लेन व्हाट स्टेप्स कंपनीज कैन टेक टू अप्रोच इंटरनेशनलाइजेशन सिस्टमैटिकली। सो हमें एक्सप्लेन करना है दैट कंपनीज कौन से स्टेप लेंगी सो दैट इंटरनेशनलाइजेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए। मतलब आप डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करेंगे बट एक सिस्टमैटिक मैनर में कैसे करना है। सो दिस मींस दैट यहाँ पे आपसे स्टेप्स पूछे जा रहे हैं ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं जो हमें लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं, इनडायरेक्टली बोल दिया है दैट इंटरनेशनलाइजेशन करना कंपनी के लिए चैलेंजिंग होता है। तो अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से इंटरनेशनलाइजेशन करनी है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कंपनी को लेने पड़ेंगे। व्हाट आर दोस स्टेप्स? सो इनडायरेक्टली हमसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के स्टेप्स। अब आप पहले आंसर करेंगे, देन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन इज असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहले आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। दिस असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैन बी डन एट 3 लेवल्स। व्हाट आर दोस लेवल्स? सो जब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को असेस किया जाता है, सो 3 लेवल्स पर किया जाता है। अब हमें यहाँ पर वो 3 लेवल्स बताने हैं। इफ यू कैन रिकॉल मल्टीनेशनल, रीजनल एंड कंट्री लेवल। तो बेसिकली 2 टॉपिक्स हैव बीन कंबाइंड इन वन क्वेश्चन। ये आपको अलग-अलग भी आ सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर। सो अगेन वी आर नॉट गोइंग
to start directly, give an introduction that international development can be expensive and challenging, and for that आपको एक particular approach follow करनी पड़ती है. एक systematic तरीके से हम internationalization करेंगे. How? By international strategy planning. So international development can be expensive and challenging. First point, a business can approach internationalization systematically by international strategic planning. Introduction में ये points लिख दिए, and then come on to the main part, that is what are the steps in international strategic planning. So हम discuss कर चुके हैं 4 steps होते हैं. पहले हम global opportunities और threats को identify करते हैं और उनको अपनी internal capabilities, strengths और weaknesses के साथ match करते हैं. उसके बाद हम scope describe करते हैं of global operations. क्योंकि international planning है ना, globally operate करना है, इसीलिए आप global opportunities identify कर रहे हो, global threats identify कर रहे हो, इसलिए आप जो scope define कर रहे हो वो global operations का कर रहे हो, not just your domestic operations. Then you are going to create global business objectives. अब business objectives set करोगे, तभी आपने environment को analyze किया है, लेकिन कौन से objectives global level पर अब ये objectives होंगे. And finally, अब आप इन global objectives को achieve करने के लिए पूरी organization के लिए, अपने global business के लिए corporate strategy बनाओगे. Then the second part of the question, that international environment को analyze करना, that is the first step अगर किसी company को internationalize करना है. And this assessment of international environment that can be done at 3 levels. कौन से levels होते हैं? The first one is multinational environment analysis, जहां पर आप एक overall पूरे globe को analyze कर रहे हो, large scale पर assess कर रहे हो what is happening in the global environment. So macro elements को analyze कर रहे हो all over the globe at a large scale, इनको in depth study नहीं कर रहे हो, just एक overview ले रहे हो. And especially आप ये कोशिश करते हैं जानने की that all over the world क्या चल रहा है, governments की free या interventionist tendency है, मतलब क्या वहाँ की जो governments हैं वो business को freely काम करने देती हैं, कोई interference नहीं होती है, या interventionist tendency होती है, मतलब interfere करने वाली tendency, control करने वाली tendency. So आप इन overall factors को analyze करते हैं to understand the present as well as expected future impact. That इस तरह की approach का of the government आपके business पे क्या impact पड़ सकता है, अभी क्या पड़ेगा और future में क्या पड़ सकता है. Second stage पे हम regional environmental analysis करते हैं. अभी तक हम overview ले रहे थे सारे factors का all across the globe. अब हमें जो भी critical factors हैं एक particular geographic area में उन factors को detail में study करना है. In depth evaluation of critical important factors in a specific geographical area. आपका यहाँ पर emphasis कहाँ होगा in finding the opportunities कि आपके लिए किस तरह की opportunities हैं, किस तरह के products, services या innovations आप इस particular geographical region में कर सकते हैं. Finally हम करते हैं country environmental analysis और यहाँ पर आप deeper look लेते हैं और ज़्यादा deeply environmental factors को analyze करते हैं. Economic, legal, political, cultural factors, but not for the overall geographic region. वहाँ पर आप एक country को select करते हैं. Country specific अब आपका analysis होता है. जिस country में आप operate करना चाहेंगे उसके हिसाब से आप उस country के factors को study करेंगे. So analysis must be customized for each country to develop effective market entrance strategy. Now the next topic, and again this topic is also a new addition under new scheme, understanding the product and industry. So पहले हम products को समझेंगे और फिर हम industry पर जाएंगे. Now why is understanding product so important? Because आपको अपने customers को satisfied रखना है. You have to keep your customers satisfied and you have to create value for them. Now what is the meaning of product? Product एक composite term है. Composite term मतलब एक broad term है that is comprising of two things, both goods and services. So जब हम product की बात कर रहे हैं, we are talking about the physical goods also. Physical goods मतलब tangible goods जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, you can hold them, and it also includes your services. Services क्या होती हैं? Intangible. You cannot touch them, you cannot hold them in your hands, you cannot see them with your bare eyes क्योंकि service एक experience को represent करते हैं. Now products की कुछ characteristics होती है. There are 5 important characteristics of products. First one जो हम already discuss कर चुके हैं, product tangible भी हो सकता है और intangible भी हो सकता है. Tangible product मतलब that can be handled, seen और आप इसको physically पकड़ के feel कर सकते हो, जैसे packet of chips, car, book, pen, laptop जो भी आप यूज कर रहे हो, your chair, clock, mobile phone, tangible products हैं. And intangible भी हो सकते हैं जो physical form में नहीं है, आप उन्हें सिर्फ experience कर सकते हो, जैसे कि telecom services या banking service, education service जो आप ले रहे हो, insurance, repair services, ये सब services हैं, they can only be experienced. Second characteristic is that every product has a price. अब आपको ये product मुफ्त में तो नहीं मिलते हैं, है ना? So businesses क्या करते हैं? They are going to charge a price for the products. वो determine करेंगे कि हमें इस product की cost कितनी पड़ी है और फिर आपसे वो एक reasonable price charge करेंगे. और ये जो price charge हो रहा है ये कौन determine करता है? Is determined by the forces of supply and demand जो आप already economics में बहुत बारी पढ़ चुके हो. Price where quantity provided equals quantity desired. So जब एक price set किया जाता है तो उसमें बहुत सारे factors consider होते हैं. Market किस market में आप वो product दे रहे हो, मतलब आपकी target market क्या है, product की quality कैसी है, उसके लिए आपने marketing कैसे करी है, कितना expenditure करा है advertisements पे. So इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही price set किया जाता है. So जब monopoly है तब तो आप price set कर रहे हो, लेकिन जब perfect competition होता है, competitive environment, so market forces ही price को determine करती हैं. In this case firms का कोई control नहीं होता है over the market forces or over the price. तो firms क्या कर सकती हैं? Firms सिर्फ अपनी cost को control कर सकती हैं, cost reduction पर ध्यान देती हैं, through that वो profitability profits को generate करती हैं. The third feature is that product satisfaction deliver करते हैं. Product में कुछ ना कुछ features हम provide करते हैं जिसके through customers को satisfy किया जा रहा है. Feature क्या होता है? It can be any component जो consumer की एक particular need को satisfy कर रहा है. अब इन features को आपको continuously alter करना पड़ता है, change करना पड़ता है ताकि जो user experience है, customers का experience है वो enhance हो. Because purpose क्या है भाई? हमें customers को satisfy करना है, value उनके लिए create करनी है. So किस तरह के features आप provide कर रहे हो product में, वो उसकी pricing को भी impact करते हैं. एक product को आप दूसरे product से distinguish कर सकते हो on the basis of different functions, design, quality and experience. So basically the crux is that customers को आपको एक cumulative experience provide करना है. Overall experience of using a product should be very good for the customers. Product को purchase करने से लेकर जब तक कि उस product की useful life खत्म नहीं हो जाती तब तक customers को एक अच्छा experience provide करना है, customer को satisfy रखना है throughout the process of purchase, sale and after sale. The next feature is that product is pivotal for business. मतलब वो business के लिए crucial है. Product is at the center of all the strategic activities. Company जो भी activity कर रही है ना, production, quality, marketing, logistics, transportation, किसकी कर रही है? Product की. So product is the driving force behind all business activities. Everything revolves around our product. And then the last characteristic of product that every product has a useful life. हर product की एक useful life होती है. वो product सिर्फ उस time period तक ही अच्छे से काम करेगा. After which you have to replace the product. So हर product की एक usable life है, एक life cycle है, जिसके बाद हमें product को reinvent करना पड़ता है, उसमें कुछ innovations करनी पड़ती हैं, या उस product को बंद करके एक नया product आपको लेकर आना होता है. So now we have understood the meaning of product and its characteristics. तो हमने उसमें characteristic देखी थी कि हर product की एक useful life होती है, हर product की एक life cycle होती है. So that is what we have to understand now. Product life cycle. So product life cycle क्या है? एक ऐसी cycle है through which every product goes. Introduction से लेकर withdrawal या eventual demise. मतलब आप इस दुनिया में आते हैं, that is your introduction phase, और eventually खत्म कहाँ होता है? जब हमारा demise हो जाता है, right? So product का जब demise होता है उसे हम बोलते हैं decline stage. So पहले stage से लेकर कैसे एक product last stage तक आता है, that is depicted by product life cycle, which is an S-shaped curve
कर्व ये जो एक रिलेशनशिप डिपिक्ट कर रहा है बिटवीन द सेल्स एंड द टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ एक प्रोडक्ट की सेल्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो यहाँ पर हमारे पास 4 सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, यहाँ पर जो सेल्स होती है प्रोडक्ट की बहुत कम रेट से होती है। उसके बाद होता है ग्रोथ, यहाँ पर क्विकली आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होता है, मार्केट हाई रेट से ग्रो करती है। देन हमारा थर्ड स्टेज विच इज मैच्योरिटी, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट मैच्योर होने लगता है, ग्रोथ रेट कम हो जाता है, अब उसकी डिमांड नहीं है। एंड फाइनली वो डिक्लाइन स्टेज पर चला जाता है, यहाँ पर एकदम से डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होता है, मतलब आपकी सेल्स एकदम से काफी नीचे चली जाती है। सो अब हर एक स्टेज को डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इस स्टेज पे क्या हो रहा है, तो इस स्टेज पे प्रोडक्ट को अभी आपने इंट्रोड्यूस ही किया है, प्रोडक्ट नया है, मार्केट में अभी ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो अभी आपका पर्पस है कि अवेयरनेस क्रिएट करें प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर हेवी मार्केटिंग होती है, प्रोडक्ट प्रमोशन होती है, प्रोडक्ट को आप सिर्फ लिमिटेड चैनल्स में, लिमिटेड मार्केट्स में लेकर आते हो, बिकॉज अभी आपको पता नहीं है कि कस्टमर का रिएक्शन क्या होगा। सिमिलरली आपके कंपीटिटर्स को भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, तो कंपटीशन इज आल्सो नेग्लिजिबल एट दिस स्टेज। और प्राइसेस यहाँ पर थोड़े ज्यादा आप सेट कर सकते हो, बिकॉज अभी आपको पता नहीं है व्हाट इज द राइट प्राइस। अगर कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया उस प्राइस पे, सो दैट्स गुड फॉर यू। अगर नहीं किया तो फिर आप अकॉर्डिंगली प्राइस को कम कर सकते हो, ताकि आप उस मार्केट को पेनिट्रेट कर पाओ। सो यहाँ पर इस स्टेज पे आपको प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे ज्यादा, बिकॉज सेल्स कम है, बिकॉज सेल्स यहाँ पर अभी टेक ऑफ होना ही शुरू हुई है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, मार्केट ने एक्सेप्ट किया, नाउ कस्टमर्स दे नो योर प्रोडक्ट, डिमांड यहाँ पर अब क्विकली एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो अब आप क्या करते हो, प्राइसेस को भी कम कर लेते हो कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदें। कंपीटिटर्स को भी अब आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग गया है, अब यहाँ पर कंपीटिटर्स ने भी आना शुरू कर दिया है। मार्केट अभी धीरे धीरे यहाँ पर एक्सपैंड हो रही है, नंबर ऑफ बायर्स भी ज्यादा हो रहे हैं और नंबर ऑफ सेलर्स, आपका कंपटीशन भी यहाँ पर आना शुरू हो गया है। आपने प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर दिए हैं बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड। अब एक स्टेबलाइजेशन वाला स्टेज आना शुरू हुआ है, आप स्टेबलाइजेशन स्टेज पर एंटर कर रहे हैं, मतलब हम आ गए हैं अब अपने मैच्योरिटी फेज पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स ग्रो तो कर रही है बट एट अ वेरी स्लो रेट, और फिर एक पॉइंट आएगा कि आप स्टेबलाइज कर जाते हो, बिकॉज यहाँ पर अब कंपटीशन जो है वो काफी टफ हो चुका है। जितनी भी यहाँ पर अब कंपनीज हैं इस स्टेज में वो वेल एस्टैब्लिश हो गई हैं। हर कोई कंपनी चाहेगी कि हम इस स्टेज को सर्वाइव करें, हमारी जो यहाँ पर पोजीशन बन गई है वो पोजीशन नीचे नहीं जानी चाहिए, डिक्लाइन स्टेज पे हम ना जाए। तो यहाँ पे स्टिफ कंपटीशन होगा, कटथ्रोट कंपटीशन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपको सर्वाइव करना है कंपनीज को, तो यहाँ पर आप किसी ना किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करो, प्राइस वॉर्स भी होंगे, दोबारा से सेल्स प्रमोशन भी होंगी, और कुछ जो वीक कंपनीज होंगी वो मार्केट से एग्जिट ले लेंगी, मतलब कि वो आ जाएंगी इन द डिक्लाइन फेज। सो डिक्लाइन फेज में क्या होगा, जो सेल्स है प्रोडक्ट की उसमें भी डिप आ गया है और प्रॉफिट्स तो ड्रॉप होंगे ही। प्रोडक्ट अब रेलेवेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है कस्टमर्स के लिए, प्राइस वॉर्स अभी भी हो रहे हैं। इस स्टेज पर अब जितनी भी कंपनीज है उन्हें सर्वाइव करना है, राइट। तो वो कैसे सर्वाइव करेंगी, प्राइस वॉर्स होते हैं, प्राइस वॉर्स अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। जो कंपनीज बच गई हैं उनमें प्राइस वॉर होगा, एक कंपनी कम करेगी अपना प्राइस, दूसरा भी कम करेगी, लेकिन किस एक्सटेंट तक प्राइस कम करोगे, क्योंकि प्रॉफिट्स आ नहीं रहे हैं, सेल्स है नहीं, राइट। तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, तो इस स्टेज पर क्या होगा, काफी प्रोडक्ट्स विड्रॉ हो जाते हैं मार्केट से, मतलब आपको अपना प्रोडक्ट प्रोडक्शन बंद कर देनी है, प्रोडक्ट को बंद कर देना है। और अगर आपको सर्वाइव करना है तो द ओनली वे टू सर्वाइव इज कॉस्ट कंट्रोल। आप अपनी कॉस्ट पर ध्यान देते हैं कि कॉस्ट कटिंग करें हम किसी तरह से, सो दैट हम स्टेज को सर्वाइव करें और हमें कंपनी बंद ना करनी पड़ जाए। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द इंपॉर्टेंस, द सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ये कंपनी को अलर्ट करती है कि उनका प्रोडक्ट हेल्दी है या नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पर है, सेल्स हो रही है, डिमांड एक्सपैंड हो रही है, दैट मींस योर प्रोडक्ट इज गुड, वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। बट अगर आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पर जा चुका है, दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग। सो थ्रू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप कंटिन्यूअसली मार्केट को स्कैन कर सकते हो, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स की डिमांड है या नहीं, कंपीटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजीज है, कंपीटिटर्स बड़े हैं कम हुए हैं, यू आर एबल टू कंटिन्यूअसली चेक और एग्जामिन व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, सो दैट अकॉर्डिंगली आप अपने लिए अच्छी स्ट्रैटेजीज बना पाओ, सो दैट अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए करेक्टिव एक्शन ले पाओ, आप पूरे पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स को डायग्नोस कर पाएंगे। डायग्नोस करना मतलब एग्जामिन करना। तो एक कंपनी जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टेज पर है, अकॉर्डिंगली आप उस प्रोडक्ट के लिए डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से स्टेज पर है अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजिक चॉइस लेंगे, मतलब एक अप्रोप्रिएट सूटेबल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। कि अगर इंट्रोडक्शन फेज पे है और इंट्रोडक्शन फेज पर आपकी बिल्कुल भी प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है, तो भाई ऐसा क्या हो गया, कहीं प्राइस हमने कुछ ज्यादा तो सेट नहीं कर दिया, प्राइस को कम कर देते हैं। सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, आप डिफरेंट तरह की उनके लिए स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे, व्हिच विल हेल्प द कंपनीज इन बिल्डिंग अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस। अब आप ये देखेंगे कि आपका हर प्रोडक्ट एक ही स्टेज पर ना हो। अगर सारे प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज पर हैं, व्हाट वुड दैट मीन, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ रही है, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करना पड़ रहा है, और अभी सेल्स हो नहीं रही, प्रॉफिट आ नहीं रहा। सो यू हैव टू इंश्योर दैट एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो, आपके कुछ प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी फेज पे हो, कुछ ग्रोथ फेज पे हैं, कुछ मैच्योर बिजनेस है, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, बस पोजीशन को मेंटेन करना है। सो किस तरह से आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, फॉर दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज यूज्ड बाय द कंपनी। सो यू कैन बी आस्क्ड द राइट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन पोर्टफोलियो डायग्नोसिस और पोर्टफोलियो एनालिसिस, और यू कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। सो यहाँ पे क्या केस में दिया गया है, द सीईओ ऑफ एबीसी एंटरप्राइजेस मिस्टर रासिक मेहता हैड द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ फिटनेस शेक कॉल्ड रोबस्ट व्हिच प्रॉम्प्टेड द कंपनी टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो एबीसी एंटरप्राइजेस एक कंपनी है, उनके जो सीईओ है उनको एक आइडिया आया कि एक फिटनेस शेक बनाते हैं बाय द नेम रोबस्ट, बिकॉज़ ऑफ व्हिच कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट करना शुरू किया। द कंपनी कंडक्टेड अ मार्केट सर्वे एंड फिजिबिलिटी स्टडी व्हिच इंडिकेटेड दैट द आइडिया वाज फीजिबल एंड हैड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। फिर जब उन्होंने मार्केट सर्वे किया, मार्केट रिसर्च करी, फिजिबिलिटी स्टडी करी, ये देखने के लिए कि क्या ये आइडिया पॉसिबल है या नहीं, सो दे रियलाइज्ड दैट यस, उनके इस आइडिया में काफी पोटेंशियल है, ये काम कर सकता है, एंड इट कैन गिव देम जनरेट लॉट ऑफ प्रॉफिट्स आल्सो। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोडक्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड, मार्केटेड एंड लॉन्च्ड व्हिच लेड टू इट्स सक्सेस। बिकॉज़ ऑफ दिस उन्होंने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, उसको मार्केट किया और लॉन्च कर दिया गया, एंड दिस प्रोडक्ट बिकेम अ सक्सेस। एज अ रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ रोबस्ट ग्रू, बिकॉज़ ऑफ दिस जो प्रोडक्शन था इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो धीरे-धीरे बढ़ा, इट बिकेम वाइडली अवेलेबल, मार्केट में काफी उसकी डिमांड होने लगी। हाउएवर विद टाइम डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीज, धीरे-धीरे डिमांड फिर कम हो गई, लीडिंग टू इट्स ऑब्सोलेंस। फिर वो क्या हुआ, ऑब्सोलेंस स्टेज पे पहुंच गया, मतलब डिक्लाइन हो गया फाइनली। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कांसेप्ट हाइलाइटेड इन द अबव केस, कैन यू रिलेट इट नाउ। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे थे, क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स, तो वहां पर हमने ये पूरा ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। अगर आपको इस तरीके से कोई केस आता है, पहले प्रोडक्शन कम थी, फिर वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, वाइडली अवेलेबल हुआ, धीरे-धीरे फिर से प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगी और फाइनली वो ऑब्सोलीट हो गया, दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से कांसेप्ट की बात करी गई है, तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया, एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर कांसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो अगेन वी आर गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन। द केस हाइलाइट्स द कांसेप्ट ऑफ पीएलसी, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, व्हिच आउटलाइंस वेरियस स्टेजेस अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इस केस में जो कांसेप्ट हाइलाइट हुआ है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, और हमें पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, एक प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सक्सेसफुल बिजनेसेस मस्ट अडॉप्ट देयर स्ट्रैटेजीज टू ईच स्टेज टू रिमेन प्रॉफिटेबल। सो जनरल इंट्रोडक्शन, एंड देन वी एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दैट इज अ साइकिल थ्रू व्हिच एवरी प्रोडक्ट गोस थ्रू, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस एवरी प्रोडक्ट विल गो थ्रू फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ टू मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। दिस सीक्वेंस इज नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसे एस शेप कर्व भी कहा जाता है, बिकॉज़ इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ-साथ सेल्स में किस तरह की वेरिएशन होती है। सो वी नो दैट देयर आर 4 सक्सेसिव स्टेजेस, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। देन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब ईच स्टेज। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, यहां पे मार्केटिंग एक्टिविटी भी बहुत हेवी होती है, मतलब काफी एग्रेसिव मार्केटिंग होगी, प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, और लिमिटेड चैनल्स में हम अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, लिमिटेड शॉप्स में, लिमिटेड रिटेल आउटलेट्स में, बिकॉज़ वी डोंट नो कि अभी कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। सो सेल्स टेक ऑफ स्लोली इन दिस स्टेज। यहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। प्रॉफिट्स यहां पे जनरेट नहीं होते हैं स्टेज पे,
पे, इस स्टेज पर अभी आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो। इन द सेकंड स्टेज, ग्रोथ स्टेज, क्या होगी? ग्रोथ होगी, सेल्स टेक ऑफ हो चुकी हैं, मार्केट को प्रोडक्ट के बारे में पता लग गया है और कॉम्पिटिटर्स अब आना शुरू हो गए हैं बिकॉज़ नाउ दे नो अबाउट यू एंड बिकॉज़ मार्केट को पता लग गया है अबाउट द प्रोडक्ट, सो द प्रॉफिट्स विल आल्सो स्टार्ट टू कम इन। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा? यहाँ पे सेल्स का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड फाइनली एक पॉइंट आएगा कि मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपकी और डिमांड नहीं आएगी बिकॉज़ जितने कस्टमर्स ने खरीदना था वो आपका प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, अब मार्केट हो गई है सैचुरेट। प्रोडक्ट्स को यहाँ पर आपको अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, प्राइस वॉर्स होंगी क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो जाता है। हर कोई अपने को इस पोजीशन पे मेंटेन करना चाहेगा, इससे नीचे कोई नहीं जाना चाहता इन द डिक्लाइन स्टेज। तो जो वीक प्लेयर्स हैं वो मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, वो इस स्टेज को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो आगे डिक्लाइन स्टेज पे। डिक्लाइन स्टेज इज द फोर्थ स्टेज, यहाँ पे सेल्स एकदम से ड्रॉप होना शुरू होती है बिकॉज़ हो सकता है कंज्यूमर्स दे डोंट वांट द प्रोडक्ट एनीमोर, प्रोडक्ट उनके लिए अब रेलेवेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है। प्राइस वॉर्स अभी भी चलती रहेंगी बिकॉज़ जो फर्म्स लास्ट स्टेज तक पहुंच गई हैं उन्हें आपस में फाइट करना पड़ेगा अपनी जगह बनाने के लिए कि ऐसा ना हो कि हमारा दिवाला निकल जाए, हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़े। सेवरल प्रोडक्ट्स विल बी विड्रॉन इन दिस स्टेज, कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इस स्टेज से विड्रॉ करना शुरू करेंगी मार्केट से, मतलब उस प्रोडक्ट को बंद कर देगी, उसकी अब प्रोडक्शन नहीं होगी और सर्वाइव करने का यहाँ पर एक ही तरीका होगा, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। नाउ द सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या एडवांटेजेस होती हैं फॉर द कंपनीज? ये कंपनीज को अलर्ट करता है अबाउट द हेल्थ ऑफ द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स द कंपनीज इन कंटिन्यूअसली स्कैनिंग द मार्केट सो दैट दे कैन टेक करेक्टिव एक्शन फास्टर। उन्हें समझ में आएगा उनका प्रोडक्ट कौन से स्टेज में है और उन्हें किस तरह का एक्शन लेने की जरूरत है। दे विल बी एबल टू डायग्नोज द पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस। अगर आपके दो से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, तो आप हर एक प्रोडक्ट को एनालाइज कर पाओगे, एग्जामिन कर पाओगे। देन इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस। आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे जिसमें आपके पास कुछ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पर हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ग्रोथ में हैं, कुछ मैच्योर हो चुके हैं, वेल एस्टैब्लिश हो चुके हैं। सो आप चाहोगे दैट जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में हो ताकि हर स्टेज के बेनिफिट्स आप उठा पाओ। सो बैलेंस पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प करेगा एंड एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजिक चॉइस, एक अप्रोप्रिएट सूटेबल स्ट्रैटेजी चूज करने के लिए अपने हर प्रोडक्ट के लिए आपको पीएलसी हेल्प करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कांसेप्ट दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। नाउ एज द नेम सेल्फ इज सेइंग, वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? इट इज द एनालिसिस ऑफ वैल्यू चेन। जब कंपनीज अपनी वैल्यू चेन को एनालाइज करती हैं, वैल्यू चेन मींस चेन ऑफ एक्टिविटीज, देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट अ कंपनी परफॉर्म्स, राइट? प्रोडक्शन करना है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मतलब रॉ मटेरियल लेकर आना है, फिर फिनिश प्रोडक्ट बाहर जाएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक होगा, उसकी मार्केटिंग होगी, सेल्स होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो अगर आपको कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अ गुड प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, कंपनी को अपनी इंटरनल एक्टिविटीज को अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सा एरिया है, एक्टिविटी है जहां पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, व्हाट आर द एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, सो दैट आप कस्टमर्स के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर पाएं इन टर्म्स ऑफ गुड प्रोडक्ट और सर्विसेज। एट द सेम टाइम कंपनीज अपने लिए भी वैल्यू क्रिएट कर पाएं इन टर्म्स ऑफ मोर प्रॉफिट मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? दिस इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग ईच एक्टिविटी इन द वैल्यू चेन ऑफ द बिजनेस सो दैट आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं व्हाट आर द एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट्स। इससे क्या होगा? आप ये एनालाइज कर पाएंगे हाउ ईच स्टेज इन द प्रोसेस एड्स और सबट्रैक्ट्स वैल्यू फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट। अब देखो कस्टमर्स को तो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए ना, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। तो या तो आप वैल्यू ऐड करोगे या तो आप वैल्यू सबट्रैक्ट करोगे। अगर आपने कोई एक्टिविटी अच्छे से नहीं करी, अगर रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंचा तो प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन शुरू नहीं होगी तो कस्टमर तक उसका प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट कंपनीज अपनी हर एक एक्टिविटी को एग्जामिन करें। जो सक्सेसफुल फर्म्स होती हैं वो वैल्यू क्रिएट कर पाती हैं कंज्यूमर्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ सैटिस्फैक्शन। सेकंडली अपने लिए भी वो वैल्यू क्रिएट कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। सो वैल्यू चेन एनालिसिस हेल्प करता है इन इंप्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, एफिशिएंसी लाने के लिए और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन करने के लिए। ये तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा ही हर कांसेप्ट का। सो की एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस जो एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। की एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि रिसोर्सेज अपने आप में वैल्यूएबल नहीं होते हैं। जब तक कि आप उन रिसोर्सेज को डिप्लॉय नहीं करते, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अच्छे से आप उन्हें यूज नहीं कर रहे, तब तक वो रिसोर्सेज आर नॉट वैल्यूएबल। सो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म योर एक्टिविटीज एंड एबिलिटी टू मैनेज द लिंकेजेस बिटवीन दोस एक्टिविटीज व्हिच आर द सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो वैल्यू चेन एनालिसिस के थ्रू कंपनीज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगी। कैसे? एक्टिविटीज को अच्छे से परफॉर्म करके एट द सेम टाइम हर एक एक्टिविटी में लिंकेज मेंटेन करके कि कैसे एक एक्टिविटी दूसरे से कनेक्टेड है। वैल्यू चेन एनालिसिस में दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जो एक्चुअली परफॉर्म करके आप कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज की जरूरत पड़ेगी। सपोर्ट एक्टिविटीज एड करती हैं, हेल्प करती हैं इन परफॉर्मिंग द प्राइमरी एक्टिविटीज, द मेन एक्टिविटीज। तो दो तरह के कंपोनेंट्स लाइक आई टोल्ड यू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब अपने वेयर हाउसेस तक या अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक, फैक्ट्री तक जो भी रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, पार्ट्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, फिनिश्ड इन्वेंटरी चाहिए, उसकी जब इंटरनल मूवमेंट हो रही है। इनबाउंड मूवमेंट मतलब इनकमिंग, इंटरनल मूवमेंट। जब तक ये आएगा नहीं तब तक वो कस्टमर तक बाहर जाएगा नहीं। देन द सेकंड एक्टिविटी इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करना, एक्चुअली प्रोसेसिंग करना। इनपुट्स क्यों लेकर आए हो आप? ये क्यों ये रॉ मटेरियल पार्ट्स, फिनिश्ड इन्वेंटरी लेकर आए हो? क्योंकि आपको फिनिश्ड गुड तैयार करना है, राइट? देन वी हैव आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया तो आपको उसे बाहर भेजना पड़ेगा। बाहर कहां? डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स में, रिटेल स्टोर्स में, राइट? सो दैट अल्टीमेटली वो कस्टमर तक पहुंचे। सो आउटबाउंड लॉजिस्टिक इज स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टुवर्ड्स द एंड कंज्यूमर। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें आप क्या करते हो? यू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट्स, आप अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं बिकॉज़ आपका पर्पस है कम्युनिकेट करना कस्टमर्स को कि दिस इज आवर प्रोडक्ट और इसके ये बेनिफिट्स हैं, फिर उसे डिलीवर करना, राइट? सो बेसिकली द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज दैट फॉल्स अंडर मार्केटिंग एंड सेल्स। एंड देन जब एक बार आपने प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा दिया, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी होती हैं। यू हैव टू इंश्योर कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इफेक्टिवली काम करता रहे इवन आफ्टर इट हैज बीन सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। देन वी हैव सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो कि एड कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कंपनी को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए है ना, जहां पर आपको वेरियस डिपार्टमेंट्स चाहिए काम करने के लिए, अकाउंटिंग करनी है, लीगल डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस फंक्शन परफॉर्म करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है, क्वालिटी एश्योर करना है। बेसिकली पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्म करने के लिए, पूरा ये प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाना, उन्हें इंप्लीमेंट करना एंड उन्हें कंट्रोल करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। दैट इज सपोर्ट एक्टिविटी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टेक्निकल एबिलिटीज, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके बगैर आप काम कर ही नहीं सकते हो। सो उन्हें रिक्रूट करना, ट्रेन करना, उनकी कॉम्पेंसेशन, अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है इन दैट केस उन्हें डिसमिस करना या ले ऑफ करना, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड फाइनली लास्ट सपोर्ट एक्टिविटी इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? खरीदना, प्रोक्योर करना, एक्वायर करना। सो चाहे वो रॉ मटेरियल को एक्वायर कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्सेज, एवरीथिंग फॉल्स अंडर प्रोक्योरमेंट। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडस्ट्री एनवायरनमेंट एनालिसिस। एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग, यहां पे किस तरह का एनालिसिस हो रहा है? यहां पे इंडस्ट्री को एनालाइज किया जा रहा है, इंडस्ट्री के नेचर को, उसके कैरेक्टर को, उसके एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जा रहा है। इंडस्ट्री का जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है वो कैसे ऑपरेट करता है, मतलब
मतलब नंबर ऑफ बायर्स कितने होंगे, कितने कस्टमर्स हैं प्रोडक्ट के लिए, कितने सेलर्स हैं, राइवल्स कितने हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कितने हैं, जो बायर्स हैं उनकी कितनी पावर है ओवर द कंपनी, जो सप्लायर्स हैं उनकी कितनी पावर है ओवर द कंपनी। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंडस्ट्री को इंपैक्ट करते हैं। इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड उसकी अट्रैक्टिवनेस। और ये अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पे। सो इंडस्ट्री एनवायरमेंट एनालिसिस, जिसे इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं, ये हेल्प करता है इन स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटायर स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए किस तरीके से वहां पे स्ट्रेटजीज बन रही हैं, कैसे वो इंडस्ट्री इंपैक्ट हो रही है, उसे समझा जाता है। सो इट इज आल्सो एन असेसमेंट टूल जो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देता है, मतलब एक डिटेल्ड आइडिया दे रहा है अबाउट द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कि एक इंडस्ट्री में किस तरह की फोर्सेस हैं, किस तरह की मार्केट है, कंपटीशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। आपका गोल क्या है, पर्पस क्या है इंडस्ट्री एनवायरमेंट एनालिसिस का, टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, कितने तरह के कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हैं, फोर्सेस हैं जो कि आपकी कंपीट करने की एबिलिटी को इंपैक्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं इन द फ्यूचर। सो इट विल हेल्प द कंपनीज इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट वेदर द इंडस्ट्री इज अट्रैक्टिव फॉर देम और नॉट। सो नाउ द क्रक्स इज दैट इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में क्या होता है, आप बहुत सारे आइडियाज जनरेट करते हैं, बहुत से मेथोडोलॉजीज, प्रोसीजर्स का यूज करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं, ये एग्जामिन करने के लिए कि बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा है एक वाइडर एनवायरमेंट में। सो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एक क्लियर पिक्चर देती है कंपनीज को रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो क्या पता लगेगा कि इंडस्ट्री के ट्रेड्स क्या है, मतलब इंडस्ट्री का नेचर क्या है, कितने बायर्स, कितने सेलर्स, कितना कंपटीशन, वो सब पता लगेगा। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन पता लगेगी कि कंपटीशन की डिग्री हाई है या लो है, कंपटीशन कटथ्रोट है या कंपटीशन कम है। ड्राइवर्स ऑफ इंडस्ट्री चेंज पता लगेंगे कि इंडस्ट्री को क्या ड्राइव करता है, इंडस्ट्री में चेंजेस क्यों आते हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो चेंज आए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा तो चेंज आएगा, पॉलिसीज चेंज होंगी तब इंडस्ट्री में चेंजेस आएंगे। सो ऐसे कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। फिर आपको मार्केट पोजीशन भी समझ में आएंगी, किस कंपनी की क्या मार्केट पोजीशन है, कितना मार्केट शेयर है, आपको आपके कॉम्पिटिटर्स की, राइवल्स की स्ट्रेटजी समझ में आएंगी, आपको ये समझ में आएगा एबिलिटी टू कम्पीट, क्या आपके लिए इंडस्ट्री में कम्पीट करना पॉसिबल है तो आप सक्सेसफुल होगे, नहीं तो आप फेल हो सकते हो। एंड एट द सेम टाइम द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस, आपको ये समझ में आएगा कि इस इंडस्ट्री में आपके प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या यहाँ पर प्रॉफिट कमाना आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा, कोई स्कोप है या नहीं। नाउ इंडस्ट्री एनालिसिस के अंडर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। 5 फोर्सेस होती हैं, 5 ऐसे प्रेशर्स होते हैं जो बिजनेसेस के सक्सेस और फेलियर को इंपैक्ट करते हैं। सो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है या बोल सकते हैं एक वाइडली यूज्ड टूल है जो नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए, असेस करने के लिए यूज किया जाता है। नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मतलब कि एक इंडस्ट्री कैसे स्ट्रक्चर्ड है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, कितना कंपटीशन है, तो पूरा एनवायरमेंट समझने के लिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट समझने के लिए इस टूल का यूज होता है। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द मेजर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इन द मार्केट, और हर एक फोर्स कितनी स्ट्रांग है और उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है ऑन द बिजनेस, ये समझ में आता है थ्रू पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल। इससे हमें कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी समझ आती है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है ये समझ में आता है, इंडस्ट्री कितनी प्रॉफिटेबल होगी हमारे लिए या है हमारे लिए ये समझ में आता है। सो आपको अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे इंक्रीज करनी है बाय एनालाइजिंग दीस 5 फोर्सेस, ये सब कुछ हमें माइकल पॉटर फोर्सेस से पता लगता है, जिसके लिए 3 स्टेप्स का यूज किया जाता है। स्टेप्स टू डिटरमिन टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप यूजिंग माइकल पॉटर 5 फोर्स। सो फॉर दैट फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी फोर्सेस, कौन कौन से स्पेसिफिक प्रेशर्स हैं जो इंडस्ट्री में है। देन जब आपने स्पेसिफिक फोर्सेस आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आप हर एक फोर्स की, ईच ऑफ द 5 फोर्सेस, हर एक इंडिविजुअल फोर्स की स्ट्रेंथ को असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि हर एक फोर्स कितनी स्ट्रांग है, और उसके बाद फाइनली आप कंबाइंड स्ट्रेंथ को डिटरमिन करेंगे कि अगर ये फोर्सेस मिल जाएं, ये जो 5 फोर्सेस हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। सो माइकल पॉटर ने कहा कि इंडस्ट्री में किस लेवल का कंपटीशन हो रहा है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय कंपोजिट ऑफ 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर। सो द फर्स्ट फोर्स इज इंडस्ट्री राइवलरी। इंडस्ट्री राइवलरी मतलब ऑलरेडी जो इंडस्ट्री में फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, और कभी-कभी से नेचर ऑफ राइवलरी करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंडस्ट्री राइवलरी इज राइवलरी बिटवीन द एक्जिस्टिंग प्लेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडस्ट्री में कितने हैं, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे क्या होगा, उतना ज्यादा कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी ना, बिकॉज इतने सारे कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स के शेयर के लिए फाइट कर रहे हैं, तो शेयर डिवाइड हो गया, कस्टमर्स बढ़ गए, इजंट इट, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आपकी कम हो गई, इंडस्ट्री अब आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं रही। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्टिवनेस उतनी कम होगी। सो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी क्या डिटरमिन करती है कि इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव होगी आपके लिए और कितनी प्रॉफिटेबल होगी। जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग राइवलरी होगी और इंडस्ट्री कम प्रॉफिटेबल हो जाएगी, कम अट्रैक्टिव हो जाएगी। लेकिन जितने कम कॉम्पिटिटर्स होंगे, अगर कॉम्पिटिटर्स कम है, एक क्लियर लीडर है, डोमिनेटिंग लीडर जिसने मैक्सिमम शेयर लिया हुआ है, तो बाकी कंपनीज इसके साथ कभी फाइट नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है हमारा कोई चांस नहीं है। वोडाफोन और आइडिया कंबाइन होकर भी जियो से लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है, सिलेक्टेड कंपनीज ही हैं जिसमें जियो और एयरटेल ही स्टैंड आउट करती है। सो जब ये इंडस्ट्री राइवलरी होती है तो फंक्शनल लेवल पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आपको अपनी फंक्शनल स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है, समटाइम्स आपको प्राइसेस कम करने हैं, ज्यादा करने हैं, और ज्यादा एग्रेसिवली आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं। ये सारी जो चीजें होती है ना, ये इंडस्ट्री राइवलरी के कारण सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री राइवलरी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की राइवलरी को इंपैक्ट करते हैं। सो देयर आर 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि डिटरमिन करते हैं कि इंडस्ट्री में जो राइवलरी है वो कम होगी या ज्यादा होगी, और वी कैन से ये डिटरमिन करते हैं कि इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है वो कम होगा या ज्यादा होगा। जो फर्दर इंपैक्ट करेगा किस चीज पे, कि इंडस्ट्री आपके लिए कितनी प्रॉफिटेबल है और कितनी अट्रैक्टिव है। इनवर्स रिलेशनशिप, कंपटीशन अगर कम होगा सो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, अट्रैक्टिवनेस भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर कंपटीशन की डिग्री ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम, अट्रैक्टिवनेस भी कम। सो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से डिटरमिनेंट्स हैं इंडस्ट्री राइवलरी के। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री लीडर। लाइक आई टोल्ड यू, अगर एक इंडस्ट्री में डोमिनेटिंग लीडर बैठा है जिसने मैक्सिमम शेयर कैप्चर किया हुआ है, और बाकी छोटी मोटी कंपनीज हैं जो कि आपस में तो लड़ रही हैं लेकिन इससे नहीं लड़ पाएंगी, तो अगर कोई क्लियर लीडर है तो राइवलरी लेस होगी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री में कोई क्लियर लीडर नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं जिन्होंने इक्वल साइज कैप्चर किया हुआ है, फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, टुकड़ों में बटी हुई है, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो क्या होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन राइवलरी उतनी ज्यादा और प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम होगी। देन सेकंड डिटरमिनेंट, नंबर ऑफ कंपटीटर्स। जितने ज्यादा कंपटीटर्स राइवलरी उतनी ज्यादा होगी, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, अट्रैक्टिवनेस उतनी कम हो जाएगी। और कंपटीटर्स जितने कम होंगे राइवलरी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, स्ट्रांग नहीं होगी, वीक होगी और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। थर्ड फैक्टर, फिक्स कॉस्ट। अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे आपको काफी सारा स्पेंड करना पड़ता है ऑन द फिक्स कॉस्ट, आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री हो गई। एक एयरलाइन इंडस्ट्री यही चाहेंगी कि उसका प्लेन है वो फुल कैपेसिटी पे रन करे, राइट, सारी टिकट्स उनकी बिक जाए। सो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो प्राइसेस को थोड़ा कम करेंगी ताकि वो फुल कैपेसिटी पे काम करें। आपने प्राइस कम किया तो दूसरी एयरलाइन कंपनीज वो भी क्या करेंगी, प्राइस कम कर देंगी। क्या हो रहा है, सिर्फ कंपटीशन हो गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सो जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट राइवलरी उतनी ज्यादा होगी और प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम। ऑन द अदर हैंड अगर फिक्स कॉस्ट कम है तो राइवलरी भी कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा। नेक्स्ट फैक्टर, एग्जिट बैरियर्स। एग्जिट बैरियर्स मतलब अगर आपको इंडस्ट्री छोड़नी है, इंडस्ट्री छोड़कर अगर आप जाते हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो बाकी कंपनीज हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इंडस्ट्री छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, सालों की मेहनत होती है, इतना आपने इन्वेस्ट किया है, कोई और नया बिजनेस शुरू करना, पता नहीं कोई अपॉर्चुनिटी भी है या नहीं। सो अगर एग्जिट बैरियर्स, इंडस्ट्री छोड़ने के जो बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा हैं, वो स्ट्रांग है, तो क्या होगा, आप वहीं पर बने हुए हो, आपको अपने एक्जिस्टिंग कंपटीटर्स के साथ डील करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये बैरियर्स वीक है, मे बी आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है बाहर, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप कोई दूसरा काम कर सकते हो, तो इन दैट केस आपने
इंडस्ट्री छोड़ी तो बाकियों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी हो गई इंक्रीज। देन अनदर फैक्टर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं, हाई डिफरेंशिएशन है, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, यूनिक प्रोडक्ट मतलब यू आर द ओनली वन, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, ऐसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बनाता, मतलब कंपटीशन कम हो गया, हाई डिफरेंशिएशन, लेस कंपटीशन एंड मोर प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन लो है, सारी कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब समझ जाओ राइवलरी उतनी ही स्ट्रांग होगी और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। एंड फाइनली द लास्ट फैक्टर इज ग्रोथ। हाई रेट से ग्रो कर रही है, हाई रेट से ग्रो करना मतलब डिमांड बहुत ज्यादा होगी, काफी सारी सेल्स होंगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी, प्रॉफिट कमाने का स्कोप बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर स्लो ग्रोथ रेट है, जो भी फर्म्स हैं उनमें कंपटीशन स्टिफ हो जाएगा, हर कोई चाहेगा कि हम उस इंडस्ट्री में बने रहें और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस इन व्हाट कंडीशंस राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स टेंड्स टू बी कट थ्रोट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री गोस डाउन, और व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द नेचर ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री। नाउ अब यहां पर आपसे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली ऑल द फैक्टर्स कैन बी आस्क्ड, सो हमें सिंपली वो फैक्टर्स लिखने हैं, या आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये जो इंडस्ट्री में राइवलरी होती है वो कट थ्रोट कब होती है, मतलब वो इंटेंस कब होती है, बिकॉज़ ऑफ व्हिच जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नीचे हो जाती है, इट गोस डाउन। और यू कैन बी आस्क्ड अंडर व्हाट कंडीशंस राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स टेंड्स टू बी लेस कट थ्रोट कम है, दैट मींस प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। सो लिखने आपको वही फैक्टर्स हैं, बट जब आप एक्सप्लेन करोगे, सो जिस तरह का क्वेश्चन है उसके बेसिस पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो इन द क्वेश्चन वी वर आस्क्ड दैट इंडस्ट्री में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लो कब होती है, या इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है वो कट थ्रोट कब है, थ्रोट मतलब स्ट्रांग कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लो हो जाती है। सो अगेन फर्स्ट वी आर गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन। सो हम ये समझ गए दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। सो हमें बताना है कि ये होता क्या है। इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री इज सिग्निफिकेंट, इट इज अ वेरी बिग डिटरमिनेंट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इंडस्ट्री में राइवलरी कितनी स्ट्रांग है, कितनी इंटेंस है, उस पर डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव होगी या प्रॉफिटेबल होगी। जितनी कम राइवलरी उतना प्रॉफिट कमाने का स्कोप हमारे पास ज्यादा है, उतनी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है। सो अट्रैक्टिवनेस प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है जब राइवलरी कम इंटेंसिव होती है। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिटेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस दोनों कम हो जाती है जब राइवलरी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। सो राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स टेंड्स टू बी कट थ्रोट एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो व्हेन। सो अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, सो जब हमारे पास एक क्लियर लीडर नहीं है, इंडस्ट्री छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, मतलब फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, सो इन दैट केस क्या होगा, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा, बिकॉज़ ऑफ व्हिच प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्टिवनेस दोनों कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर एक क्लियर लीडर है इंडस्ट्री में, एक डोमिनेटिंग लीडर है, तो फिर उस लीडर के साथ कोई प्राइस वॉर नहीं करता है, उस लीडर के साथ कोई भी नहीं लड़ता है, कंपटीशन कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगी। सो जब आपसे सिर्फ फैक्टर्स पूछे गए हैं, कंडीशंस पूछे गए हैं जो इंडस्ट्री की राइवलरी को इंपैक्ट करते हैं, जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में था, तो आप दोनों तरीके से लिख कर आएंगे। सेकंड पॉइंट, जब कंपीटिटर्स इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, जितने ज्यादा कंपीटिटर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस उतना ही कम हो गया। इसका उल्टा करेंगे, अगर कंपीटिटर्स कम है मतलब कंपटीशन भी लिमिटेड होगा, कंपटीशन अगर लिमिटेड होगा सो प्रॉफिटेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस दोनों बढ़ जाएंगे। देन अनदर कंडीशन जहां पर कंपीटिटर्स में जो राइवलरी होती है वो कट थ्रोट होती है और इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी लो कब होगी, जब कंपीटिटर्स ऑपरेट कर रहे हैं विद हाई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए आप फुल कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहोगे, फुल कैपेसिटी पे काम करना चाहोगे, जिसके लिए आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहोगे, प्राइसेस को आप कम कर दोगे, आप प्राइसेस कम करोगे तो आपके कंपीटिटर्स भी प्राइसेस कम करेंगे, कट थ्रोट कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन बड़ा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्टिवनेस दोनों कम। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कंपीटिटर्स आर फेसिंग हाई एग्जिट बैरियर्स, इंडस्ट्री छोड़ने के जो बैरियर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप उसी इंडस्ट्री में बने रहेंगे जहां पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, सो आपके रहने से वो कंपटीशन और ज्यादा इंक्रीज होगा और प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्टिवनेस दोनों कम हो जाएगी। सो यहां पे जो हमसे पूछा गया है वो हमने आंसर कर दिया। अनदर फैक्टर, व्हेन कंपीटिटर्स हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंशिएट देयर ऑफरिंग्स, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जब कम है, मतलब सिमिलर तरीके के प्रोडक्ट सारी कंपनीज बेच रही हैं, दैट मींस कंपटीशन इंटेंस हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस कम हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर आप कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इन दैट केस क्या होगा, कंपटीशन कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। एंड द लास्ट फैक्टर, व्हेन द इंडस्ट्री इज फेसिंग स्लो और डिमिनिश्ड ग्रोथ, जब एक इंडस्ट्री लो रेट से ग्रो कर रही है, डिमांड कम है, सेल्स कम हो रही है, इन दैट केस कंपटीशन स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज़ अब वो जो सारी फर्म्स हैं वो एक दूसरे से फाइट करेंगी, हर कोई अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में ओवरऑल डिमांड कम है, ओवरऑल सेल्स कम हो रही है, हर कंपनी चाहेगी कि उसकी सेल्स ज्यादा हो, सो इन दैट केस कंपटीशन इंक्रीज हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी अट्रैक्टिवनेस कम हो गई। नाउ द सेकंड फोर्स इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सो न्यू एंट्रेंट्स भी क्या होते हैं, दे आर आल्सो पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन। अब अगर एक इंडस्ट्री में कोई नया कंपटीटर आ जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो एक्जिस्टिंग कंपनीज हैं उन पर इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर इंडस्ट्री की इंपैक्ट पड़ेगा। सो जितना ज्यादा बड़ा होगा नया एंट्रेंट, न्यू कंपनी, उतना ज्यादा कंपटीशन और होगा और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब एक नया एंट्रेंट आता है तो क्या होगा, उससे मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी ना, सप्लाई इंक्रीज होगी, मोर कंपटीटर विल कम इन, तो प्राइसेस में क्या होगा, प्राइसेस कम होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल कम हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं जो ये नए एंट्रेंट्स होते हैं, नई कंपनीज होती हैं, अगर वो इंडस्ट्री में आती हैं तो प्राइस वॉर्स होते हैं, बिकॉज़ कंपटीशन अब इंक्रीज हो रहा है, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर कोई अपना प्राइस कम करेगा, तो कहीं ना कहीं जो नए एंट्रेंट्स हैं वो प्राइसेस को लिमिट कर देते हैं, उसके बियॉन्ड आप अपना प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया तो कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएंगे। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स दे अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्जिस्टिंग प्लेयर्स, बिकॉज़ ये न्यू कैपेसिटी क्रिएट करते हैं, न्यू सप्लाई क्रिएट हो रही है, नई प्रोडक्ट रेंज लेकर आते हैं, प्रोडक्ट में वेरिएशंस लेकर आते हैं, नए तरह का ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। वी नो दैट एक नया एंट्रेंट बहुत बड़ी थ्रेट है, तो इस थ्रेट को कैसे कम किया जा सकता है, क्या कुछ बैरियर्स हैं, क्या कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक नए एंट्रेंट को, नई कंपनी को इंडस्ट्री में आने से रोकती हैं। सो यस, देयर आर 7 सच बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। द फर्स्ट वन इज ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर एक इंडस्ट्री में आना, बिजनेस करना आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, प्रोडक्शन प्लांट्स लगाने हैं और आपके पास फंड्स नहीं है, स्पेशली जो छोटी फर्म्स होती है उनके पास ज्यादा फंड्स नहीं होते, सो फॉर देम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एंटर द इंडस्ट्री। सो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं लाइक ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, एयरलाइन इंडस्ट्री, यहाँ पर जो आपकी स्टार्टअप कॉस्ट होती है काफी सारी होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ किसी भी नई फर्म के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब मिलेगा आपको, जब आप लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, तब आप बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप बल्क में रॉ मटेरियल परचेज करोगे, अपनी कॉस्ट को कम कर पाओगे। सो जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे आपकी उतनी ही जो एवरेज कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, इकोनॉमिक का कांसेप्ट, राइट। सो लार्ज फर्म्स क्या करती हैं, वो हाई वॉल्यूम पे खेलती हैं, मतलब वो हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स क्रिएट करती हैं, बल्क में प्रोडक्शन करती हैं, ताकि उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती जाए। नई कंपनीज के लिए, स्मॉल फर्म्स के लिए ये कर पाना इनिशियली पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज़ उन्हें हाई कॉस्ट पे इनिशियली ऑपरेट करना पड़ेगा। अनदर बैरियर कैन बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर एक्जिस्टिंग कंपनीज कुछ यूनिक बना रही हैं, समथिंग वेरी स्पेशल जो कस्टमर्स को यूनिक लगता है, इन द आईज ऑफ कस्टमर्स इट इज स्पेशल, इट इज यूनिक, जैसे कि एप्पल का आईफोन, सो इन दैट केस नई कंपनीज के लिए वो एक बैरियर बन जाएगा। डिफरेंशिएशन स्ट्रांग एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है, बिकॉज़ आपको कुछ यूनिक करने के लिए, कुछ स्पेशल प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स को उतना ही पैसा भी लगाना
पड़ेगा, वो करने के लिए हाई एंट्रेंट के लिए कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है? स्विचिंग कॉस्ट मतलब चाहे हम मॉनेटरी कॉस्ट की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और वी टॉकिंग अबाउट नॉन मॉनेटरी कॉस्ट। नॉन मॉनेटरी कैन बी इन टर्म्स ऑफ इमोशनल अटैचमेंट और इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ इनकन्वीनियंस। तो अगर कस्टमर्स के लिए एक कंपनी के प्रोडक्ट से दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना, स्विचिंग कॉस्ट, स्विच करना एक्सपेंसिव है, इट इज कॉस्टली। तो क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं वो एक्जिस्टिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स के साथ ही बने रहेंगे, दे विल नॉट स्विच टू द न्यू एंट्रेंट। सो अगर स्विचिंग कॉस्ट हाई है, इट विल मेक द एंट्री फॉर द न्यू फर्म्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बायर्स, कस्टमर्स इस नए एंट्रेंट के पास नहीं जाएंगे, दे माइट हेजिटेट टू चेंज। देन वी हैव ब्रांड आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी। जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो अपनी ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर चुकी हैं, लॉयल कस्टमर्स उनके हो गए हैं, सो दैट कैन बिकम एन ऑब्स्टिकल फॉर द न्यू एंट्रेंट बिकॉज एक नया एंट्रेंट अपनी ब्रांड आइडेंटिटी इतनी जल्दी क्रिएट नहीं कर पाएगा, उसको काफी सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। नए एंट्रेंट के लिए अपनी कॉस्ट कम कर पाना वो मुश्किल हो सकता है, एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड कर पाना, कस्टमर्स की आइज में ट्रस्ट और आइडेंटिटी क्रिएट करना वो इजी नहीं होगा। नेक्स्ट इज एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अगर नए एंट्रेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ही अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक पहुंचाएगा, सो वो क्या होगा, इट विल बिकम अ मेजर ऑब्स्टिकल, मेजर बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। बिकॉज क्या होता है, जो एक्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं काफी टाइम से ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें मार्केट की समझ है, उनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं विद द सप्लायर्स, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को कंट्रोल करके रखा है और न्यू एंट्रेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है इवन टू ऑब्टेन द नेसेसरी रॉ मटेरियल्स। लाइक फॉर एग्जांपल एचयूएल कंपनी, कोलगेट पामोलिव कंपनी, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उन्होंने एक्सेस कर रखा है सारे चैनल्स को और उनको कंट्रोल कर रखा है। दैट वाज द रीजन दैट पतंजलि के काफी डिफिकल्ट हो गया था टू गेन एंट्री इनटू द सेम इंडस्ट्री। एंड देन वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ रिटेलिएशन बाय एक्जिस्टिंग कंपनीज। ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब रिएक्शन, काउंटर अटैक। तो अगर एक नया एंट्रेंट इंडस्ट्री में जाएगा और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जाता है, मे बी प्राइसेस लो सेट कर लेता है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेट्स सपोज ये जो कंपनी थी न्यू एंट्रेंट और उसने लो प्राइसेस पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो तो प्रॉफिट्स ऑलरेडी बना रही हैं, वो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश हो गई हैं, कस्टमर्स लॉयल हैं, तो वो क्या करेंगे, वो और ज्यादा प्राइसेस कम कर देंगे, वो और ज्यादा ऑफर्स दे देंगे अपने प्रोडक्ट्स में। सो जो नया एंट्रेंट है वो इस रिटेलिएशन, इस रिएक्शन से डील नहीं कर पाएगा। देन द नेक्स्ट फोर्स इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स जब सेलर से कुछ लेते हैं तो बायर्स की ना पावर होती है एट टाइम्स ओवर द सेलर कंपनीज। बायर्स हैव द पावर टू बार्गेन। किस चीज के लिए बार्गेन कर सकते हैं हम? लोअर प्राइसेस के लिए और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। सो बायर्स में पावर है दैट वी कैन इन्फ्लुएंस द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और हमारी ये पावर तब ज्यादा होगी जब हम लिमिटेड है इन नंबर दैन द सेलर्स। तो इन दैट केस क्या होगा, इतने सारे सेलर्स बट बायर्स तो लिमिटेड है, तो अभी जो लिमिटेड बायर्स है इनका कंट्रोल ज्यादा है। हम क्या चाह रहे हैं, सारे सेलर्स उस चीज का ध्यान रखेंगे। सो आवर पावर इज मोर व्हेन लिमिटेड बायर्स आर देयर। और मे बी जब जो बायर्स है हम ह्यूज क्वांटिटी में कुछ परचेज कर रहे हैं, बल्क में परचेज कर रहे हैं, तो हमारी पावर ज्यादा है, हम बोलेंगे भाई हमें कम प्राइस पे दो, इजंट इट। और जब बायर्स की स्विचिंग कॉस्ट लो है, जब कस्टमर के लिए एक सेलर से दूसरे सेलर के प्रोडक्ट पे स्विच करना इज नॉट कॉस्टली। ऑल्सो ये पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब हम ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो जब बायर्स अपने ग्रुप्स फॉर्म कर देते हैं, कार्टल्स फॉर्म कर देते हैं, कार्टल मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, तो और ज्यादा दबाव डाला जा सकता है ऑन द सेलर। सो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको, दैट बायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है या उनकी जो लेवरेज है, मतलब उनका जो एक अपर हैंड है ओवर द सेलर्स, वो कब एविडेंट होता है, मतलब वो कब देखने को मिलता है। सो बायर्स की बार्गेनिंग पावर कब ज्यादा होगी? 3 पॉइंट्स तो हमने देख लिए हैं, दैट जब बायर्स बिग होंगे, दे आर बाइंग इन ह्यूज क्वांटिटीज, दे आर स्पेंडिंग ह्यूज फंड्स ऑन द प्रोडक्ट, तो कम प्राइस के लिए बार्गेन करते हैं। सेकंडली, जब स्विचिंग कॉस्ट हाई नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट जब लो होती है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर कस्टमर के लिए एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना इज चीपर, स्विचिंग कॉस्ट कम है, सो इन दैट केस हमारी पावर ज्यादा हुई ओवर द सेलर कंपनीज। ऑल्सो व्हेन द बायर्स आर लिमिटेड, लाइक वी डिस्कस्ड, अगर लिमिटेड बायर्स हैं, कम है, कस्टमर्स कम है, लेकिन सेलर्स बहुत ज्यादा है, इन दैट केस इन सारे सेलर्स को, इतने ही कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उनकी बात माननी पड़ती है। सो व्हेन द बायर्स आर लिमिटेड और कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड वर्ड दिया होता है, कंसंट्रेटेड मतलब कम है दैन द सेलर और द सप्लायर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अनदर वन इज व्हेन द इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज नॉट एसेंशियल टू द बायर नीड्स। मेरे लिए कोई प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, तो मैं क्या करूंगी, इफ इट इज नॉट क्रिटिकल, इफ इट इज नॉट एसेंशियल फॉर मी, आई विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट, राइट। तो मेरी पावर ज्यादा है, मुझे प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। एंड व्हेन द बायर्स, कस्टमर्स आर फुली अवेयर ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द सब्स्टिट्यूट्स। आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, हमें पता होता है कहां से हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, उसके क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं, हम प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। सो जब बायर्स की अवेयरनेस ज्यादा है, इन दैट केस हमारी पावर ज्यादा होती है ओवर द कंपनीज। देन वी हैव बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स जो कि आपको रॉ मटेरियल, इंपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी भी पावर हो सकती है ओवर द सेलर्स। जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कस्टमर्स को बेचते हैं, उन कंपनीज के ऊपर सप्लायर्स की पावर भी ज्यादा हो सकती है, बिकॉज़ दे हैव द पावर टू ड्राइव अप द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। वो हाई रेट पे सप्लाई करेंगे अपने पार्ट्स, अपने कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल, सो कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ जाएगी, कंपनीज की कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और ये पावर सप्लाई की और ज्यादा तब इंक्रीज हो जाएगी जब वो कुछ स्पेशलाइज्ड ऑफर कर रहे हैं। दे विल हैव मोर बार्गेनिंग पावर ओवर द फर्म्स, सो सप्लायर्स दे कैन डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, व्हिच इन टर्न विल इंपैक्ट द इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जितनी ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस उतना कम हो जाएगा। सो नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने हैं, कितने यूनिक इनपुट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, स्विचिंग कॉस्ट कितनी है, एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट करना फॉर द सेलर्स, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा दैट पावर ऑफ सप्लायर ज्यादा होगी या पावर ऑफ सेलर ज्यादा होगी। यू कैन बी आस्क्ड द क्वेश्चन दैट सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर ज्यादा कब होगी, जैसे हमने डिस्कस किया था बायर्स की पावर ज्यादा कब है ओवर फर्म और ओवर द सेलर्स। सिमिलरली अब हमें ये देखना है सप्लायर्स की पावर ज्यादा कब है ओवर द फर्म और ओवर द सेलर्स। सो फर्स्टली, द प्रोडक्ट सप्लाइड इज एसेंशियल टू द बायर, सो व्हेन दोस प्रोडक्ट्स आर एसेंशियल टू द बायर, दे आर क्रिटिकल टू द बायर, उस इनपुट के बगैर एक सेलर, एक बायर अपना काम शुरू नहीं कर पाएगा। इन दैट केस किसकी पावर ज्यादा हुई, सप्लायर की पावर ज्यादा हुई। सेकंडली, व्हेन देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, अब आपको अपनी प्रोडक्शन शुरू करनी है, लेकिन आपको वो जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है वो एक ही जगह से मिल रहा है और उसके कोई सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं है कि आप उस रॉ मटेरियल की जगह कुछ और यूज कर लें, तब क्या होगा, सप्लायर की पावर ज्यादा होगी, आपको उसी पे डिपेंड करना पड़ेगा। देन व्हेन द स्विचिंग कॉस्ट्स आर हाई, अगर सेलर के लिए एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट करना एक्सपेंसिव पड़ रहा है, इट इज हाईली कॉस्टली, तो क्या होगा, सेलर बोलेगा यार यही सप्लायर ठीक है, जो ये रेट मांग रहा है इस रेट पे हमें रॉ मटेरियल इनपुट्स खरीद लेने हैं, बिकॉज़ यहाँ पे तो अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हमारी और ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। एंड फाइनली, व्हेन सप्लायर्स आर लिमिटेड और कंसंट्रेटेड दैन द बायर्स, फॉर एग्जांपल सप्लायर सिर्फ 3 हैं और जो कंपनीज हैं जिन्हें वो पर्टिकुलर इनपुट्स चाहिए हैं वो कंपनीज बहुत सारी हैं, मोर देन 10-20 कंपनीज आते हैं। तो अभी जो 10-20 कंपनीज हैं इन्हें इन्हीं 3 सप्लायर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। सो किसकी पावर ज्यादा हुई, सप्लायर्स की पावर ज्यादा हुई, दे कैन मैनिपुलेट द प्राइसेस। एक कंपनी हमारा रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगी तो दूसरी खरीदेगी, राइट। सो सप्लायर्स जब कंसंट्रेटेड होंगे दैन द बायर्स एंड द कंपनीज हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट, सो इन दैट केस सप्लायर्स की पावर ज्यादा होगी ओवर द बायर्स ऑफ रॉ मटेरियल और बायर्स ऑफ इनपुट्स। लेट्स डिस्कस वन केस सिनेरियो रिलेटेड टू दिस topic now. Baby Turtle is a children clothing brand that has created a new age demand for washable diapers. The major benefit for the brand has been that not many competitors have shown interest in the product, thinking it is not viable. तो क्या है, Baby Turtle एक children clothing brand है और यहाँ पे ये washable diapers बनाते हैं। तो सबसे मेजर बेनिफिट इस ब्रांड को मिल रहा है वो ये कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं शो करा है। बहुत सारी कंपनीज डायपर्स बनाती हैं लेकिन वॉशेबल डायपर्स में ज्यादा कंपनीज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनको लगता है कि ये जो आइडिया है ये वाइबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली इतना काम नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा। However, customers, majorly working mothers, are loving their products. The core material needed for production is also used in many other waterproofing products in various industries. अब ये जो वॉशेबल डायपर्स बनाने के लिए आपको कोर मटेरियल
की जरूरत है वो और भी बहुत सारे वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है बाय अदर इंडस्ट्रीज, बिकॉज वाटर प्रूफिंग मटीरियल्स तो और भी बहुत इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. सो बेबी टर्टल सोर्सेज दिस मटीरियल फ्रॉम अ रिनाउंड सप्लायर एट कंपैरेटिवली लो प्राइसेस. अब जो ये बेबी टर्टल है इसका जो सप्लायर है वो कौन है? काफी रिनाउंड सप्लायर है और लो प्राइसेस पे रॉ मटीरियल सप्लाई करता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द 5 forces of competitive pressure would baby turtle experience due to the above setup, and what are the major factors that create such pressure for a product? Do you think baby shark has an advantage in some way to fight off this pressure? So अब आपको ये बताना है that out of the 5 forces of Michael Porter, baby turtle कौन सी force experience कर सकता है और किस तरह से वो force baby turtle पे pressure create कर सकती है. Also क्या baby shark के पास कोई advantage है किसी तरीके से, क्या वो इस pressure को fight off कर सकते हैं? So that is what we need to identify. So first we have to identify out of the 5 forces of Michael Porter, यहाँ पे किस force की बात करी जा रही है, baby turtle कौन सी force experience कर सकता है. So यहाँ पे directly लिखा गया है core material needed for production is used in many other waterproofing products in various industries, and baby turtle sources this material from a renowned supplier. So this means that baby turtle यहाँ पे bargaining power of supplier experience कर सकता है, because ये जो core material है उनकी washable diapers में जो यूज हो रहा है वो यही supplier उन्हें सप्लाई कर रहा है और लो प्राइसेस पर कर रहा है. अभी तो लो प्राइसेस पर कर रहा है, but the supplier can increase the prices, isn't it? So baby turtle could experience bargaining power of suppliers as a competitive pressure. The first part of the question ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, and this is because जो core material for production है that is sourced from a single supplier, उनका भी single supplier ही है, वो renowned भी है और वो लो प्राइसेस पर आपको प्रोडक्ट दे रहा है, आपको रॉ मटेरियल दे रहा है. बट क्योंकि आप इस सिंगल सप्लायर पर डिपेंड कर रहे हैं, so supplier can take undue advantage और वो आपका प्रेशर क्रिएट कर सकता है in terms of prices. Then the second part of the question, what other factors can lead to such pressure? So ये प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज कैसे होगा? जब suppliers का जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है वो क्रूशियल है बायर के लिए, सब्स्टिट्यूट्स और अवेलेबल है नहीं, और जब suppliers हाई स्विचिंग कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं, they can manipulate the switching cost because brand अभी इंसेप्शन स्टेज पर है, इंट्रोडक्टरी फेज पर है. Now the third part of the question कि क्या बेबी टर्टल के पास कोई एडवांटेज हो सकती है इस प्रेशर से डील करने के लिए? An advantage baby turtle has is even though the material required has no substitute, तो अभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट ये जो मटेरियल है that is used in many other products जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज करे जा रहे हैं. सो मतलब सप्लायर्स तो हैं और इंडस्ट्रीज में होंगे, लेकिन सप्लायर्स हैं. सो अभी तो आपके ऑपरेशन इफेक्ट होंगे बिकॉज अभी आप इन्हीं सप्लायर पर डिपेंड कर रहे हैं, सिंगल सप्लायर पे, क्योंकि वो आपको कम प्राइसेस पर दे रहा है. लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आप इस प्रेशर को फाइट कर सकते हैं बिकॉज देन यू कैन सोर्स योर रॉ मटेरियल फ्रॉम दीस सप्लायर्स जो कि बाकी इंडस्ट्रीज में वाटरप्रूफिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं. सो दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एंड फाइनली द लास्ट फोर्स ऑफ माइकल पॉटर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी तो एक बहुत बड़ा खतरा है, थ्रेट है टू द एक्जिस्टिंग फर्म्स, इजंट इट? सो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को एक लेटेंट सोर्स माना जाता है कंपटीशन का. लेटेंट मतलब हिडन सोर्स, लेकिन कब ये इनडायरेक्ट सोर्स मेन सोर्स में बदल जाए हमें पता भी नहीं लगेगा. बिकॉज जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं वो देखो क्या कर सकते हैं, या तो वो प्राइस एडवांटेज दे सकते हैं, कम प्राइस पे कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं, या इंप्रूव प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उन्होंने इंप्रूव करी है, द कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, या हो सकता है दोनों ही ऑफर कर दिए जाए. अगर दोनों ही चीजें मिल रही हैं, इन दैट केस आल्सो सब्स्टिट्यूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाएंगे ऑफ कंपटीशन, बिकॉज कस्टमर्स बिकॉज ऑफ प्राइस एडवांटेज और बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो जाएंगे. तो अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकती है, तो ये बहुत बड़ी थ्रेट बन सकती है. जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स मतलब उतनी प्रॉफिटेबिलिटी कम. लेट्स टेक अ लुक एट वन क्वेश्चन. सो इको कैरी बैग्स लिमिटेड, a recyclable plastic bags manufacturing and trading company, has seen potential in the ever growing awareness around hazards of plastics and the positive outlook of society towards recycling and reusing the plastics. So there is a company, Eco Carry Bag, ये recyclable plastic bags manufacturing company है, because over the year they have realized that जो plastic है उसके काफी सारे potential hazards हो सकते हैं, negative impact हो सकते हैं. Also society का भी एक positive outlook है towards recycling and reusing the plastics. But a major concern for Eco Carry Bags is paper bags and old cloth bags. Even though they are costlier than recyclable plastic bags, irrespective, they are being welcomed positively by the consumers. Identify and explain the competition from the paper bags and old cloth bags fall under which category of Porter 5 forces model for competitive analysis. ये जो Eco Carry Bag Limited है जो plastic bags बनाती है, और there are other companies जो कि paper bags और old cloth bags बनाते हैं. So अब हमें identify करना है कि ये इन दोनों में किस तरह का competition है, किस तरह की force माइकल पॉटर की यहाँ पर डिपिक्ट हो रही है. So इसका भी हमने एक major point डिस्कस किया था in question solver points. So this competition that Eco Carry Bags is facing from paper bags and old cloth bag companies, this falls under threat of substitutes. So we have identified the force. अब हमें उस force को explain करना है as simple as that. So let's take a look at the answer. Because ये case study है तो obviously आप हमेशा case study के reference से ही start करेंगे. Eco Carry Bags Limited, it is facing competition from paper bags and old cloth bags, and this falls under threat of substitute category in Porter 5 forces model for competitive analysis. So case की reference में हमसे जो पूछा गया हमने उसको आंसर कर दिया. अब हमें explain करना है threat of substitutes. ये force तो हमने identify कर ली. Now we have to explain. Both paper and cloth bags they are substitutes for recyclable plastic bags as they perform the same function as plastic bags. और substitute products हम देख चुके हैं, they are latent source of competition, मतलब एक hidden source है, indirect source of competition है. लेकिन in many cases they can become a major constituent of competition. They can become a major source of competition. अगर substitute products price advantage offer करते हैं या performance improvement offer कर रहे हैं, एक better product लेकर आए हैं जो better perform कर रहा है, या दोनों चीजें provide कर रहे हैं कम price पे better performance of the product. So in such cases consumers की जो demand है वो quickly drastically shift हो जाएगी towards such substitute products, and because of this the competitive character of an industry, the structure of the industry, the competitive environment of the industry वो बहुत significantly drastically impact होगा. So the same key points जो हम revise कर चुके हैं वही सारे same points key points आपको यहाँ पर लिख रहे हैं. Please ensure अपनी language में नहीं लिखना है, जहाँ पे जो key points use हुए हैं you have to write in that particular language. So now let's conclude this entire topic of industry analysis or industry and competitive analysis. So purpose क्या था पूरे industry analysis का, ये check करना, examine करना that industry कितनी attractive है, मतलब industry हमारे लिए profitable है या नहीं. So ये industry की जो attractiveness है ना, firstly you need to know that ये relative term है, absolute term नहीं है. एक industry जो strong competitor के लिए attractive है वही weak competitor के लिए क्या होगी, unattractive होगी. So जब भी attractiveness या unattractiveness की बात करी जाती है it is always in relation in comparison to some other company. So that is why attractiveness of industry को कहा जाता है ये एक relative term है, absolute term नहीं है. Now अभी जो industry कितनी attractive है नहीं है ये किस पे depend करती है, depends upon some critical some important factors. कि industry में growth potential है या नहीं, यहाँ पर successful होना आपके लिए financially viable होगा, possible होगा या नहीं, competitive forces कितनी है मार्केट में, जितनी strong competitive forces होंगी उतना ज्यादा अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी. एक इंडस्ट्री में ड्राइविंग फोर्सेस कितनी है, कितने ऐसे फैक्टर्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल जो इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर सकते हैं, उसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा. देन कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसी है फर्म्स की, और क्या आपको चांसेस लग रहे हैं कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी या वीक होगी. देन डू यू हैव द पोटेंशियल टू एक्सप्लॉइट द वीकनेसेस ऑफ राइवल्स, अगर आपको राइवल्स की कुछ वीकनेसेस नजर आ रही हैं क्या आप उन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो. ऑल्सो योर पोटेंशियल टू डिफेंड और काउंटरैक्ट अनअट्रैक्टिव फैक्टर्स, जो भी आपको इंडस्ट्री में अनअट्रैक्टिव या अनफेवरेबल फोर्सेस नजर आ रही हैं क्या आप उन फोर्सेस से खुद को डिफेंड कर सकते हो, क्या कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हो टू काउंटरैक्ट दोस फैक्टर्स. देन डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फ्यूचर को आप सिर्फ फोरकास्ट कर सकते हो लेकिन कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है, कितना रिस्क है, कितनी अनसर्टेनिटी है इंडस्ट्री में, सीवियरिटी इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स कितनी है, प्रॉब्लम ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, एंड योर एबिलिटी टू सक्सीड इन अदर इंडस्ट्री, क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आपकी करंट इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाने का स्कोप कम हो गया है तो आप दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट हो
हो जाओ, यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट. सो इन सभी फैक्टर्स पे, क्रिटिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दैट वेदर द इंडस्ट्री विल बी रिलेटिवली अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव. मतलब ओवरऑल प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स अबव एवरेज आपको नजर आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर इन योर फेवर, दैट मींस इंडस्ट्री इज रिलेटिवली अट्रैक्टिव. ऑन द अदर हैंड, इफ यू फील दैट मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर नॉट इन योर फेवर, ओवरऑल प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स बिलो एवरेज नजर आ रहे हैं, दैट मींस इंडस्ट्री इज अनअट्रैक्टिव. सो अगर असेस करने के बाद आपको ये लग रहा है दैट इंडस्ट्री आपके लिए रिलेटिवली या फंडामेंटली अट्रैक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ अब आपको स्ट्रांग स्ट्रेटजीज एम्प्लॉय करनी पड़ेंगी टू स्ट्रेंथन योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन. आपके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अब आपको आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए अच्छी स्ट्रेटजीज लेकर आनी पड़ेंगी. ऑन द अदर हैंड, अगर आपने ये असेस किया कि इंडस्ट्री आपके लिए रिलेटिवली अनअट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होंगी. पहले तो सक्सेसफुल कंपनीज क्या करेंगी और वीक कंपनीज क्या करेंगी. जो ऑलरेडी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, अगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, अब आपको बस क्या करना है, सोच समझ के चलना है. आप सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे, कॉशियसली इन्वेस्ट करोगे. आप ये देखोगे कि कैसे आप अपनी लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस को, प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर पाएंगे. मे बी आप स्मॉलर फर्म्स को एक्वायर कर लो, राइट, या कुछ डाइवर्सिफिकेशन कर लो, कोई नया प्रोडक्ट किसी नए बिजनेस में भी चले जाओ. बट जो वीक कंपनीज हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनके लिए इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो क्या कर सकती हैं, वो अपने एक राइवल के साथ मर्ज कर सकती हैं. जब वीक कंपनीज आपस में मर्ज करेंगी तो थोड़ी तो स्ट्रॉन्गर बन जाएंगी, या उन्हें अब कोई अट्रैक्टिव डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी कि हमें अब कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो चुकी है. नाउ अनदर कांसेप्ट इज एक्सपीरियंस कर्व. इससे भी काफी बार आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है. सो एक्सपीरियंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो ये शो कर रहा है, एज यू कैन सी दैट जैसे जैसे आप टाइम के साथ साथ स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज करते हैं, लार्ज स्केल पर काम करते हैं, टोटल प्रोडक्शन जब आपकी बढ़ती जाती है, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन मतलब टोटल प्रोडक्शन, सो क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही कम होती जाती है. सो एक्सपीरियंस कर्व इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है दैट जब काम रिपीटेडली किया जाता है, बार बार आप कोई काम करते हैं, आपके वर्कर्स एक ही काम बार बार कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उन्हें काम करने का सही तरीका समझ आता है, एक्सपीरियंस इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता है, और उसकी वजह से हम काम एफिशिएंटली करते हैं, बिकॉज़ ऑफ व्हिच यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होती जाती है. बिकॉज़ जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो करते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्सिटी समझ आती है कि काम करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो एक्सपीरियंस से आपको काफी बेनिफिट होता है. सो जो एक्सपीरियंस कर्व है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम मेनी फैक्टर्स. लर्निंग इफेक्ट, टाइम के साथ हम काफी कुछ लर्न करते हैं, टाइम के साथ हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कम होती है. टाइम के साथ हमें समझ में आता है कि प्रोडक्ट में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड योर कस्टमर्स. टाइम के साथ साथ आप टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं, राइट. सो ऑल दीस फैक्टर्स टुगेदर दे विल कंट्रीब्यूट टू दिस फिनोमेना दैट आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती जाएगी. नाउ फीचर्स क्या है एक्सपीरियंस कर्व के. सो एक्सपीरियंस कर्व के चार फीचर्स हैं, जो हमने मतलब में समझा, मीनिंग में समझा, वही है दैट जैसे जैसे फर्म्स ग्रो करेंगी उन्हें एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस के कारण उन्हें एडवांटेज मिलेगा ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स. एक्सपीरियंस की वजह से ही क्या होगा, वो एक बैरियर क्रिएट कर पाएंगे फॉर द न्यू एंट्रेंट्स, जो कि नए एंट्रेंट्स के पास नहीं होगा, क्योंकि नए एंट्रेंट्स को भी नहीं पता है काम एफिशिएंटली कैसे करना है, मार्केट कैसे ऑपरेट हो रही है. एंड फाइनली जो लार्ज और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हो चुकी हैं, दे हैव स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट्स. ऑब्वियसली जो काफी टाइम से काम कर रहा है उसे ज्यादा लर्निंग होगी, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेलेवेंस क्या है, इंप्लीकेशंस क्या है एक्सपीरियंस कर्व की, इंपॉर्टेंस क्या है. सो इसकी रेलेवेंस यही है कंपनीज के लिए दैट आप ये समझ पाओ दैट जो लार्ज फर्म्स हैं वो तो अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कम कर पाएंगी, राइट, उन्हें तो कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन स्मॉल फर्म के लिए वो डिफिकल्ट है. सेकंडली क्योंकि आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, कॉस्ट एडवांटेज आपको मिल रहा है. सो बिकॉज़ ऑफ दैट आप प्राइसेस भी कम रख सकते हैं प्रोडक्ट्स के. आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा तो मार्केट शेयर आपका ज्यादा बिल्ड होगा. सो यू कैन बिल्ड मार्केट शेयर आल्सो थ्रू एक्सपीरियंस कर्व. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज़ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप जनरेट कर रहे हो, आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट्स हो रहे हैं, सो आप कंपटीशन को भी कम कर सकते हो, डिस्करेज कर सकते हो बाय बिल्डिंग बैरियर्स फॉर द न्यू फर्म्स. देन देयर इज अ स्मॉल कांसेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन व्हिच ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं. बट अगर आपको ये टॉपिक आ जाए तो व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट. वैल्यू क्रिएट करना मतलब क्या हो गया, वैल्यू को क्रिएट करना, क्रिएटिंग द वैल्यू. इसका मतलब क्या हुआ, आप किस तरीके से अपने मतलब गुड्स की, सर्विसेज की, या जो भी प्रोसेसेस हैं, पेमेंट प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, सो बेसिकली पूरे बिजनेस सिस्टम की वर्थ आप कैसे इंक्रीज कर रहे हो फॉर द कस्टमर्स. सो आपने सुना होगा बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी. क्या होता है, दैट इज वैल्यू क्रिएशन. वैल्यू द कंज्यूमर वांट्स टू पे ओवर एंड अबव द प्राइस दैट बिजनेस चार्जेस फ्रॉम देम. बिजनेस आपसे, कंपनीज आपसे चार्ज कर रही हैं 1000 रुपीस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेकिन कस्टमर्स उस प्रोडक्ट के लिए 1500 देने के लिए भी तैयार हैं. सो कस्टमर्स ज्यादा देने के लिए तैयार कब होते हैं, व्हेन दे सी दैट द प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल. जो सैटिस्फैक्शन यूटिलिटी उन्हें प्रोडक्ट से मिल रही है, जो सैटिस्फैक्शन उन्हें उस प्रोडक्ट से मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, वो कई ज्यादा है देन द प्राइस. सो दिस मींस दैट ये जो आपने किया, ये आपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर दी, और खुद के लिए आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर दिया. अब ये जो आप 1000 रुपीस में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो एक्चुअली आपको पड़ा लेट्स सपोज ओनली 500 रुपीस का, और कस्टमर ने जो उसको वैल्यू प्रोवाइड करी, कस्टमर की नजरों में उसकी वैल्यू क्या है, 1500 की. प्राइस आपने 1000 चार्ज किया, कॉस्ट आपको 500 रुपीस पड़ी. तो यहाँ पे कंपनीज के लिए ये जो 500 से लेकर 1500 की गेम है, ये होती है प्रॉफिटेबिलिटी बैंड. प्रॉफिटेबिलिटी बैंड मतलब कंपनीज के पास इतना प्रॉफिट मार्जिन है, एक्चुअल कॉस्ट तो सिर्फ 500 है ना, चाहे आप 600 का बेचो, 800 का बेचो, 1000 का बेचो, एक्चुअल प्राइस तो आप इतना ही चार्ज कर रहे हो, उसके बियॉन्ड भी कस्टमर आपको 1500 देने को तैयार है. अगर आप इसे 1200 में भी बेचते हो, 1300 1400, तब भी आपका ये पूरा प्रॉफिट मार्जिन है. दिस एक्सेस अमाउंट इज वैल्यू क्रिएशन वेयर कंज्यूमर्स वैल्यू द प्रोडक्ट मोर देन इट्स कॉस्ट. और ये जो वैल्यू है दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, वो कितनी इजीली अवेलेबल है, कितना ड्यूरेबल है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. सो यही वैल्यू क्रिएशन है जो कंपनीज को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है और अबव एवरेज प्रॉफिट, सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करता है. एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज. दिस डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स. कंज्यूमर्स कितनी वैल्यू दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को, आप कितना प्राइस चार्ज कर रहे हो, और आपको एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी है वो प्रोडक्ट क्रिएट करने की. नेक्स्ट कांसेप्ट इज रिलेटेड टू मार्केट्स एंड कस्टमर्स. बहुत ही बेसिक जनरल कांसेप्ट है. मार्केट का मीनिंग क्या होता है. सो यू ऑल नो व्हाट इज अ मार्केट. ये एक ऐसी प्लेस है जहां पे इंटरेस्टेड पार्टीज, बायर्स एंड सेलर्स, बोथ ऑफ देम दे कम टुगेदर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फॉर अ कंसीडरेशन दैट इज कॉल्ड प्राइस, राइट. अभी जो मार्केट है ये फिजिकल भी हो सकती है. फिजिकल मतलब आप प्रॉपर स्टोर्स में जा रहे हो, फेस टू फेस आप सेलर से मिल रहे हो, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर. ऑन द अदर हैंड इट कैन आल्सो बी वर्चुअल. आजकल तो ई-कॉमर्स है, वर्चुअल मार्केट्स भी होती हैं, ऑनलाइन मार्केट्स. स्टॉक एक्सचेंज को भी हम स्टॉक मार्केट बोल लेते हैं, बिकॉज़ वहां पे भी बायर ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं, राइट. देन मार्केट को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कहा जा सकता है जो एक स्पेसिफिक कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक कमोडिटी बेची जा रही है. फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट होती है तो वहां पे वेजिटेबल सेलर्स होंगे और वेजिटेबल्स खरीदने वाले बायर्स होंगे. वैसे ही ग्रेन मार्केट होती है. एट द सेम टाइम मार्केट को हम एक पूरे के पूरे बिजनेस या पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि अपैरल इंडस्ट्री को हम अपैरल मार्केट बोल लेते हैं, या ऑयल इंडस्ट्री को हम ऑयल मार्केट बोल देते हैं, किया जाता है. नाउ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्केटिंग, तो ये तो काफी फेमिलियर कांसेप्ट है. मार्केटिंग क्या होता है. मार्केटिंग एनकम्पस करती है, मतलब इंक्लूड करती है वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस. आप इसमें रिसर्च भी करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कस्टमर्स की क्या वांट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू डिजाइन अ प्रोडक्ट, फिर उसकी प्राइसिंग, उसको प्रमोट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और कस्टमर्स तक उसे पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना. ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. और ये मार्केटिंग एक्टिविटीज को एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ 4 P's. प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट क्या होगा, आप कैसे उसे कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, आप उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या सेट करेंगे और कैसे आप उसे प्रमोट करेंगे, उसकी क्या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, ये सब
कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज में आता है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दीज इन डिटेल, न्यू सिलेबस के अंदर डिटेल वाला पार्ट निकल चुका है, बस एक लाइन आपको ये लिखनी है। सो हम मार्केटिंग क्यों करते हैं? बिकॉज इससे हमें समझ में आता है कि कस्टमर्स की क्या नीड्स है, सो दैट उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स बनाएं और उनकी नीड्स को सैटिस्फाई करें, फुलफिल करें। सो देयर आर टू मेन गोल्स ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट, एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देना, डिलीवरिंग द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, बिकॉज आपको रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने हैं, मेंटेन करने हैं और ग्रो करने हैं विद द कस्टमर्स। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ मार्केटिंग। देयर आर सम अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग करने की 4 डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। एक होते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस। ये वो कंपनीज होती हैं, वो बिजनेसेस होते हैं जो बिलीव करते हैं कि बायर्स प्रोडक्ट जब चूज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं, डिजाइन को देख रहे हैं, फीचर्स को देख रहे हैं, परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। सेकंड कैटेगरी होती है प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेसेस। यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, उनका फोकस है प्रोडक्शन, मिनिमम कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, लो प्राइस प्रोडक्ट्स, बिकॉज आप ये मान के चल रहे हैं दैट जो कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, वो प्राइस पर ध्यान देते हैं, उन्हें लो प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए, उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। देन वी हैव सेल्स ओरिएंटेड बिजनेसेस। अब ये वो बिजनेसेस हैं जो ये मान के चल रहे हैं दैट कस्टमर्स को परसुएड करना, कन्विंस करना बहुत आसान है, कोई भी प्रोडक्ट उनको बेच दो, बस एडवर्टाइज अच्छे से करो, सेल्स प्रमोशन अच्छे से करो। देन वी हैव कस्टमर और मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस। ये वो कंपनीज हैं, ये वो बिजनेसेस हैं जो कस्टमर्स को प्रायोरिटाइज करती हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए है, सो इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, डिसेमिनेट करना मतलब शेयर करना, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके वो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर करती हैं, कस्टमर्स के लिए वैल्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाती हैं, और कंटिन्यूअसली मार्केट और एनवायरनमेंट को स्कैन करके ही प्रोडक्ट्स में कंटिन्यूअसली वो चेंजेस करती हैं। सो कंटिन्यूअसली यू लर्न फ्रॉम योर कस्टमर्स नीड्स एंड द मार्केट डायनामिक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स को एनालाइज करना क्यों जरूरी है? कस्टमर्स की नीड्स, वांट्स, बिहेवियर को एनालाइज करना क्यों जरूरी है? बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है? कस्टमर्स कैसे डिसीजंस लेते हैं? सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो हु इज द कस्टमर? कस्टमर इज एनीवन हु बायज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट खरीदता है मतलब एनी पर्सन और एनी बिजनेस हु इज स्पेंडिंग द मनी। सो बेसिकली कस्टमर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कंपनीज के लिए? बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। कस्टमर्स ही हैं जो कंपनीज को रेवेन्यू देते हैं बाय बाइंग देयर प्रोडक्ट्स। नाउ कस्टमर्स को बहुत सारी कैटेगरीज में वी कैन डिवाइड बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के कस्टमर्स हो सकते हैं, डिफरेंट रेस, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं, डिफरेंट जेंडर्स होते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज, ट्रेडिशंस, कल्चर्स के होते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल होता है। सो डेमोग्राफिक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, उसके बेसिस पर कस्टमर्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सो डिफरेंट कंपनीज जो कि सिमिलर प्रोडक्ट बना रही होती हैं, वो कस्टमर्स के लिए कम्पीट करती हैं। कैसे कम्पीट करेंगी? अग्रेसिव मार्केटिंग करेंगी, हर पॉसिबल मीडियम का यूज करके वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगी, प्रमोट करेंगी, या वो प्राइसेस को कम कर सकती है। सो इन केस यू गेट अ क्वेश्चन ऑन कस्टमर्स, तो पहले आपको ये जनरल सी बातें लिखनी होती है। देन वी हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। जो अब ये दोनों टर्म्स है ना, कस्टमर एंड कंज्यूमर, इन्हें इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, सिनोनिमस है, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। कस्टमर्स वो हैं जो कि एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, दे आर द वंस हु आर स्पेंडिंग देयर मनी, राइट? सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना हमें सेट करना है, वो कस्टमर्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। सो कंज्यूमर कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये ताकत किसमें होती है? हु हैज दैट पावर? कंज्यूमर। अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो उसे कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, उससे खुश रहेगा। सो कंज्यूमर्स आर दोस इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस जो कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं। ऑन द अदर हैंड कस्टमर्स आर सिंपली द बायर्स, दे आर द परचेजर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड दे कैन एग्जिस्ट एज कंज्यूमर्स आल्सो और ओनली एज कस्टमर्स। या तो ये सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करें या वो प्रोडक्ट को खरीदे, दे कैन एग्जिस्ट एज बोथ। नाउ द सब टॉपिक रिलेटेड टू कस्टमर, दैट इज कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर को एनालाइज करना, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल मार्केटिंग कंपोनेंट है। अगर एक कंपनी को अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है, एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाना है, तो उसमें वो कस्टमर को एनालाइज जरूर करेंगे। सो कस्टमर एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर्स की नीड्स, डिजायर्स, वांट्स को एग्जामिन कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर्स एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकें, उसके लिए कस्टमर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कस्टमर्स को, टारगेट कस्टमर्स की नीड्स क्या है, डिजायर्स क्या है, वांट्स क्या, उन्हें चाहिए क्या है। सो कस्टमर एनालिसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आप कस्टमर सर्विस करते हो, कंज्यूमर डेटा कलेक्ट करते हो, उसे एनालाइज करते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजीज को, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को इवैल्यूएट करते हो, कितनी अच्छी आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, क्या आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर पाए हो, प्लेस कर पाए हो इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स, क्या ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर पाए हो। आप कस्टमर की प्रोफाइल को डेवलप करते हैं। कस्टमर का प्रोफाइल मतलब कस्टमर की नीड, डिजायर, वांट क्या है। सो कस्टमर एनालिसिस के थ्रू कंपनीज इफेक्टिव प्रोफाइल्स बना सकती हैं ऑफ कस्टमर्स, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है कि आपका कस्टमर कौन है और आपका कस्टमर क्या चाह रहा है, किस इनकम ग्रुप का है, किस एज ग्रुप, किस रिलीजन को बिलोंग करता है, उसका कल्चर क्या है, सो दैट अकॉर्डिंगली आप वैसे ही प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकें। सो इफ कंपनीज दे वांट टू सक्सीड इन सर्वाइव, दे विल हैव टू कांस्टेंटली मॉनिटर एंड एनालाइज देयर कस्टमर्स। आपको उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी एंड यू कैन यूज वेरियस सोर्सेज फॉर दैट। आपके सोर्सेज कौन हो सकते हैं जहां से कस्टमर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है? बायर्स, सेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो कस्टमर्स के बारे में बता सकते हैं, सेल्स पीपल, मैनेजर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि कस्टमर क्या चाह रहा है। एंड अनदर सब टॉपिक इज कस्टमर बिहेवियर। पहले हमने समझा कस्टमर एनालिसिस, अब है कस्टमर बिहेवियर। दोनों में डिफरेंस है। कस्टमर एनालिसिस में आप कस्टमर की वांट्स, नीड्स, डिजायर्स को समझते हो कि जो आपकी टारगेट मार्केट है उन्हें क्या चाहिए। कस्टमर बिहेवियर में आप कस्टमर के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को समझने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर्स ऑफ द कस्टमर। सो कस्टमर बिहेवियर एक्सप्लेन करता है हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई कस्टमर्स परचेज सर्टेन प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स कुछ प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं। सो यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स को एग्जामिन करते हैं, जैसे कि कस्टमर कितना फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट ले रहा है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, परसेप्शन क्या है, उसके व्यू पॉइंट्स क्या है, मार्केटिंग को लेकर, सेल्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर, पर्पस क्या है, व्हाई डू यू वांट टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद देम इफेक्टिवली। कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स या स्ट्रैटेजीज बना सकें। आप अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जो उनकी नीड्स को मीट करता है, सैटिस्फाई करता है, और अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो कस्टमर्स बार-बार आपका प्रोडक्ट खरीदें। नाउ जो ये पूरा प्रोसेस होता है कंज्यूमर बिहेवियर का, कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, और यू कैन से 2 इंपॉर्टेंट डोमेन्स और 2 इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस बिकॉज़ ऑफ व्हिच एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन लेता है। अब ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ना, ये फैक्टर्स, ये एलिमेंट्स, क्या हो सकता है, आपको डोमेन्स लिखाओ, एरियाज लिखाओ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 डोमेन्स दिए हुए हैं। सो बेसिकली एक्चुअली क्या गलती हो गई है मॉड्यूल में, दैट उन्होंने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस तो लिखा, उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग तो कंज्यूमर बिहेवियर के प्रोसेस का पार्ट है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन और एरियाज और द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस। लेकिन मॉड्यूल में फैक्टर्स के अंडर, डोमेन्स के अंडर ही डिसीजन मेकिंग डाला गया है, तो आप भी ऐसे ही लिखकर आओगे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक आई टोल्ड यू डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं कंज्यूमर के डिसीजंस को कि कंज्यूमर किस तरह का प्रोडक्ट खरीदेगा। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, मार्केटिंग एफर्ट्स, कंपनी किस तरह से मार्केट कर रही है अपने प्रोडक्ट को, एंड एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, मतलब आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स क्या रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। एंड देन वी हैव इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। इंटरनल इन्फ्लुएंसेस आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स व्हिच आर इंटरनल टू द कस्टमर्स, जो उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, मतलब आपका खुद का मोटिवेशन लेवल, कस्टमर्स का खुद का एटीट्यूड। सो अगर आप एक कार खरीद रहे हैं तो अपनी कन्वीनियंस के लिए खरीद रहे हैं, या अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं, नॉट बिकॉज़ किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया है। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो रैशनल कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो डिसीजन लेने से पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अबाउट प्रोडक्ट, और फिर वो उसे अपनी एक्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कंबाइन करते हैं। कई बार हमें प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी कुछ पता होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऑब्टेन करते हैं, सारी
सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद हर ऑप्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज देख के फिर हम एक लॉजिकल डिसीजन लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। सो ये जो पूरा बिहेवियर होता है ना, सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना फिर प्रोडक्ट खरीदना, ये हर बार ऐसा बिहेवियर नहीं होता है कस्टमर्स का। दिस इज मोस्टली एप्लीकेबल जब प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या सिग्निफिकेंट होते हैं टू द कस्टमर्स, या वो आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या जिससे आपकी इमेज इंपैक्ट होगी, या एनीथिंग एक्सपेंसिव, फॉर एग्जांपल यू परचेजिंग अ कार और टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर। तो इन दीस केसेस आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन बनाते हैं। बट जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो इसके लिए आप इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते हो, इसके लिए आप इतनी हेडेक नहीं लेते हो। यू कैन बी आस्क्ड द स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पहले आप अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए है, कौन सी नीड को सैटिस्फाई करना है। उसके बाद आप अपने लिए डिजायरेबल अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढते हैं, हर ऑप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स मेजर करते हैं और एक फाइनल चॉइस लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है। और उसके बाद प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपका पोस्ट परचेज एक्शन होता है। क्या एक्शन होगा? अगर आप सैटिस्फाइड हो तो आप रिपीट परचेज करोगे, रिकमेंड करोगे दूसरों को। अगर आप डिससैटिस्फाइड हो तो यू विल नेवर परचेज अगेन एंड यू विल नेवर रिकमेंड इट टू अदर। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या है? एज नेम इटसेल्फ इज सेइंग एनी स्ट्रेटजी जो हेल्प करेगी कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनने के लिए, compete करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए, राइवल्स को बीट करने के लिए, राइट। सो स्ट्रेटजी क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लान। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी क्या होगी? लॉन्ग टर्म प्लान जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करेगा। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का क्या एम है? दैट आपको अपने लिए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन क्रिएट करनी है जो आपको सुपीरियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, जिसके थ्रू आप ज्यादा अर्न करें। सो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होती है, जब इंडस्ट्री में बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। नाउ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी? सो 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के। ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना, मार्केट शेयर इंक्रीज करना। क्यों? बिकॉज आपको कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, ओवरकम करना है, सिंपल। एंड नाउ द यूजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, किस चीज के लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का यूज होता है? सो ये तो हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, लेकिन कैसे करोगे? सो टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है और पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना है कि वो आपके रिपीट परचेजर्स बन जाए, लॉयल कस्टमर्स बन जाए, बार-बार आपका प्रोडक्ट खरीदें। सेकंड, जितनी भी कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हमने समझी, माइकल पोर्टर फोर्सेस, कंपनी को वो सारी फोर्सेस को सर्वाइव करना है एंड टू बिल्ड अप द फर्म मार्केट पोजीशन, अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रांग करना है। हर कंपनी चाहेगी टू बी द नंबर 1 कंपनी, डोमिनेट करना चाहेगी इंडस्ट्री को। सो दीस आर द यूजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी और ये है ऑब्जेक्टिव्स। सो बी वेरी पर्टिकुलर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है whether you've been asked objectives or uses, और अगर आपसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के बारे में पूछा जाएगा सो आपको इन जनरल ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सो अगर आप कंपनीज को एक अच्छी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनानी है जो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे, उसके लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना पड़ता है। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मतलब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को समझना, एक ओवरव्यू लेना कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसे करता है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज है, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, उसकी टारगेट मार्केट क्या है। सो अपने कॉम्पिटिटर को जब आप डिटेल में समझते हो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। और ये समझने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। इंटेलिजेंस मतलब डेटा, मार्केट से आप गैदर करोगे कि आपके कस्टमर्स कौन है, कहां से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, किस कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उनकी कोर स्ट्रेंथ्स क्या है, सो दैट अकॉर्डिंगली ये सब समझ के आप अपने लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकें। लेट्स लुक एट द की पॉइंट्स। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द बिजनेस इन्वॉल्विंग आइडेंटिफाइंग कॉम्पिटिटर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो, बट किसे दिमाग में रख के? कॉम्पिटिटर्स को दिमाग में रख के आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, चाहे वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। सो इट इज एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। इन डेप्थ मतलब डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, डिटेल में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर्स को। सो यू आर ट्राइंग टू असेस द कॉम्पिटिटर्स विजन, मिशन, उनकी कोर वैल्यूज क्या है, नीश मार्केट क्या है, मतलब वो किस पर्टिकुलर मार्केट को, नैरो मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। दिस एंटायर कांसेप्ट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इट हेल्प्स इन चूजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। तो आप कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस डेटा को यूज करके क्या कर रहे हो? इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? बिकॉज आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है, बिल्ड करना है। सो दीस आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। और इसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, केस स्टडी बीच से आ जाती है, दैट इज रिलेटेड टू द स्टेप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। व्हाट आर द स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप? सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटर। सबसे पहले कंपनीज को अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनसे रिलेटेड एक्चुअल डेटा गैदर करना है कि हर एक कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है, किस कॉम्पिटिटर ने कितना मार्केट शेयर कैप्चर किया है, किस कॉम्पिटिटर के कितने कस्टमर्स हैं। सो इससे हमें ये समझ में आएगा हु एंड हाउ बिग आवर कॉम्पिटिटर्स आर, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है और कितने बड़े हैं, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज बना सको। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड करना है। कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड जब हम यहाँ पर कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन कॉम्पिटिटर्स हैं और वो किस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं और किन को बेच रहे हैं, उनकी मार्केट्स क्या है। सो यहाँ पर आप रिसर्च रिपोर्ट्स का यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर्स का यूज करके, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, बहुत सारे सोर्सेज से आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। यहाँ पे आपका पर्पस क्या है? यू विल अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सको। देन जब आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद थर्ड स्टेप में आप कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करेंगे। आपको पता लगेगा कि आप कॉम्पिटिटर की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, एचआर स्ट्रेंथ है या नहीं, कॉस्ट और प्राइस एडवांटेज है या नहीं, मतलब कि आपके राइवल्स लो कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दे रहे हैं। सो स्ट्रेंथ्स जब आप डिटरमिन करेंगे, आपको क्या पता लगेगा? आपके कॉम्पिटिटर्स व्हाट आर दे डूइंग वेल, व्हाट एंड व्हाई कस्टमर्स बाय, कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर से और क्यों, एंड आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को आपसे बेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे? वीकनेसेस को डिटरमिन करेंगे। ये भी हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकता है, कंज्यूमर की रिपोर्ट्स, कंज्यूमर के रिव्यूज इन वेरियस मीडिया। यहाँ से हमें ये पता लगेगा कॉम्पिटिटर्स के बारे में, वेयर डू दे लैक एंड द एरियाज दे नीड टू वर्क इन, कॉम्पिटिटर्स की कमियां क्या हैं और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हम वो करें फॉर द कस्टमर्स। फाइनली ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है रिलेटेड टू द मार्केट शेयर, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, सारी इन्फॉर्मेशन को क्लब किया जाता है, एक साथ कंबाइन किया जाता है, सो दैट आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करें, कुछ इन्फर कर पाए, समझ पाए कि गैप्स क्या हैं, व्हाट द गैप्स आर, राइवल्स क्या नहीं ऑफर कर रहे हैं, व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग, व्हाट कैन बी डन टू फिल द गैप्स। आप क्या कर सकते हो उन गैप्स को फिल करने के लिए, आपको किन एरियाज में स्ट्रेंथन करना है, खुद को इंप्रूव करना है, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स वीक हैं एंड आप उन वीकनेसेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स टेक अ लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन गेट फ्रॉम हियर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सो आपको मीनिंग भी लिखना है और स्टेप्स भी लिखने हैं। ऑल्टरनेटिवली आपको एक केस स्टडी आ सकती है। सो द केस इज सुरेश सिंघानिया इज द ओनर ऑफ एग्री-बेस्ड प्राइवेट कंपनी इन संगरूर, पंजाब. His unit is producing puree, ketchup and sauces. While its products have a significant market share in the northern part of the country, sales are on the decline in the last couple
couple of years. He seeks the help of a management expert who advises him to first understand the competitive landscape. So explain the steps to be followed by Suresh Singhania to understand the competitive landscape. So यहाँ पर हमारे पास केस क्या है? That Suresh Singhania एक प्राइवेट कंपनी को ओन करते हैं जो कि प्योरली केचप और सॉसेस बनाती है. So इन प्रोडक्ट से उनका मार्केट शेयर काफी बड़ा, लेकिन लास्ट कपल ऑफ ईयर से 2 सालों से उनकी जो सेल्स है वो काफी डिक्लाइन हो गई. सो उन्होंने क्या किया? सुरेश सिंघानिया ने एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हेल्प ली. मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने उनको एडवाइस किया कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आप क्या करो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझो. सो अब हमें बताना है कि सुरेश सिंघानिया कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्टली हमसे पूछा गया था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम आंसर दे रहे हैं. तो आप पहले बता दो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. वी ऑल नो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द बिजनेस, जिसमें हम अपने कॉम्पिटिटर्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं. इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिशन को, जिसमें हम कॉम्पिटिटर की विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, नीश मार्केट मतलब कौन सी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है. कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस सिंपली मींस कॉम्पिटिटर से रिलेटेड डेटा गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे डिसीजंस किए जाते हैं. सो आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस. आपको बस ये लाइन लिखनी है कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के लिए कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस को अप्लाई करना पड़ता है. एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अपॉन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. और फिर उसके बाद अब हम आएंगे मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. और अगर हम केस स्टडी की बात करें तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेंगे दैट द स्टेप्स सुरेश सिंघानिया कैन फॉलो टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आर एज फॉलोज. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, जिसमें आप क्या करते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को समझने की कोशिश करते हो बाय गैदरिंग एक्चुअल डेटा अबाउट देयर मार्केट शेयर्स. सेकंड स्टेप में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स. अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर मींस अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज किस मार्केट में वो बेच रहे हैं, और इसके लिए आप मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और बाकी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. देन इन द थर्ड स्टेज यू विल डिटरमिन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू वेल, हमसे बेटर वो क्या कर रहे हैं, डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट्स, कैसे वो मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं टू रीच आउट टू मोर कंज्यूमर्स, व्हाई डू कस्टमर्स गिव देम बिजनेस. देन इन द नेक्स्ट स्टेज वी विल डिटरमिन द वीकनेसेस आल्सो. वीकनेसेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय गोइंग थ्रू कंज्यूमर रिपोर्ट्स, रिव्यूज इन वेरियस मीडिया. कंज्यूमर्स आर विलिंग टू गिव देयर ओपिनियंस स्पेशली व्हेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर ईदर ग्रेट और वेरी पुअर. सो वीकनेसेस को डिटरमिन करने के लिए हम डायरेक्टली कंज्यूमर्स से उनका फीडबैक ले सकते हैं. कंज्यूमर्स हमेशा विलिंग होते हैं अपनी ओपिनियन, अपना फीडबैक देने के लिए इन टू केसेस, या तो जब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या प्रोडक्ट बहुत खराब है. इन आइदर ऑफ द केस वी आर रेडी टू गिव आवर फीडबैक. देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू पुट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन टुगेदर. इस स्टेज में जो भी अभी तक आपने इन स्टेजेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं एंड वी ड्रॉ इन्फरेंसेस. इन्फरेंसेस मतलब कंक्लूजन. हम कुछ इन्फर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इट दैट योर राइवल्स आर नॉट ऑफरिंग, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, वेयर आर दे लैकिंग, सो दैट आप अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले पाएं इन ऑर्डर टू फिल दोस गैप्स. आल्सो आप खुद को इंप्रूव कर पाएं. सो द स्ट्रैटेजिस्ट कैन आल्सो नो द एरियाज व्हिच नीड टू बी स्ट्रेंथेंड बाय देम. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू आंसर. एंड फाइनली द लास्ट टॉपिक दैट इज की सक्सेस फैक्टर्स, जिन्हें KSF भी कहा जाता है. नाउ प्लीज फोकस ऑन दीस 3 वर्ड्स. की सक्सेस फैक्टर्स. की का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट. सक्सेस फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जिन पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है. सो की सक्सेस फैक्टर्स आर दोस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि कंपनी के सक्सेस को इंपैक्ट कर सकती है. कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है या कॉम्पिटिटिवली कैसा परफॉर्म कर रही है, ये वो फैक्टर्स हैं जो उस पे इंपैक्ट डालते हैं. सो की सक्सेस फैक्टर्स आर दोस थिंग्स और स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स दैट अफेक्ट इंडस्ट्री मेंबर्स एबिलिटी टू प्रॉस्पर. इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं वो फर्म्स सक्सीड होंगी या नहीं, प्रॉस्पर होंगी या नहीं, उसे ये फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं. नाउ दिस कैन बी इंडस्ट्री एलिमेंट्स. ये फैक्टर्स इंडस्ट्री के कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. मतलब इंडस्ट्री में बायर्स की पावर कितनी है, सप्लायर्स की पावर कितनी है, कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, नए एंट्रेंट्स कितने हैं, तो कुछ भी एलिमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री. प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज हैं, आपके बिजनेस आउटकम्स क्या हैं, आप क्या अचीव कर पा रहे हो, क्या नहीं अचीव कर पा रहे, ये सारे आपके की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं. ये वो मैनेजरियल एरियाज हैं जिन्हें आपको कंटिन्यूअसली अटेंशन देने की जरूरत है, स्पेशल एंड कंटिन्यूअल अटेंशन, बिकॉज अगर आप इन एरियाज पे ध्यान नहीं देंगे तो आप हाई परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स. ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके करंट एज वेल एज योर फ्यूचर सक्सेस से इंपैक्ट करती हैं. दीज आर दोस फैक्टर्स, दोस रूल्स जो आपकी फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव सक्सेस को इंपैक्ट करते हैं. की सक्सेस फैक्टर्स आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिवली वैल्यूएबल बनाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने राइवल से कंपीट कर पाओगे और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाओगे. सो मेन पर्पस ऑफ की सक्सेस फैक्टर्स क्या होती है, दैट कंपनीज रीजनेबल जजमेंट बना पाए, मतलब लॉजिक्स पर एक जजमेंट ले पाए कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो अपना ध्यान उन्हीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर दे जिसके थ्रू वो सक्सीड कर सकते हैं, और बाकी जो भी एस्पेक्ट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सक्सेस के लिए, आपने इग्नोर कर सकते हैं. नाउ देयर आर 3 क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई KSFs. कंपनीज अगर आइडेंटिफाई करना चाहती हैं कि उनके लिए वो की सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं, तो 3 क्वेश्चंस उन्हें खुद से पूछने पड़ेंगे. फर्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर्स चूज कंपीटिंग ब्रांड्स. कस्टमर्स किस बेसिस पे ब्रांड्स को चूज करते हैं कि हमें इस ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है, इसका नहीं लेना है, हाउ आर दे चूजिंग इट, उनके लिए प्रोडक्ट के कौन से एट्रीब्यूट्स क्रूशियल हैं, वो प्रोडक्ट में किन फीचर्स को ढूंढ रहे हैं. सेकंड, व्हाट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आर नीडेड टू बी सक्सेसफुल. सक्सेसफुल होने के लिए हमें किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, हमें किस तरह की कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, सो दैट हम कंपीट कर पाएं. एंड फाइनली, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हाउ टू अचीव इट, कैसे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉन्ग टर्म के लिए गेन करना है. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 2 also along with some important questions. Now some effort from your part. अब आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं from your perfect practice book. So please note down all these questions that are mentioned on the screen and you're going to practice these questions.